नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इसी एक वीडियो में एसक्यूएल और रिलेशनल अलजेब्रा का पूरा आइडिया बताऊंगा। साथ ही साथ सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ कंसेप्ट बता के गायब, ऐसा नहीं करने वाला मैं ना यहाँ पे रादर देन गोइंग टू थ्योरी मैं आपको हर एक कंसेप्ट क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। क्वेश्चन को किस तरीके से एनालाइज करें, उसको जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व करें, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो को लास्ट तक के ज़रूर देखना, आपको बहुत 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 फ़ायदा होने वाला है। ऐसा मत समझना कि मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बताऊंगा, कुछ चीज़ें स्किप कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। हर चीज़ बताऊंगा लेकिन क्वेश्चन से बताऊंगा, ठीक है? आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा। एकदम बेसिक से चल रहे हैं अपन। सबसे पहले एसक्यूएल। एसक्यूएल यहाँ पे पहला स्टेटमेंट लिखा है, एसक्यूएल इज अ डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज्ड इन डिजाइन एंड मैनेजमेंट ऑफ डेटा इन आरडीएमएस। ठीक है, आरडीबीएमएस में अपने को एसक्यूएल में आपको बताऊं, एसक्यूएल ना एक डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है। सर डिक्लेरेटिव लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। जैसे अनलेस अपने पास अदर लैंग्वेज है, जैसे सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है, ये सारी लैंग्वेज है क्या, ये सारी लैंग्वेज जो है ये है जनरल पर्पस लैंग्वेज। ठीक है, ये जनरल पर्पस है। लेकिन अपन ना जो काम एसक्यूएल से करते हैं वो अपन इससे नहीं कर पाएंगे, ठीक है? और जो इससे करते हैं वो एसक्यूएल से नहीं कर पाएंगे। बोलने का मतलब एसक्यूएल ना एक पर्टिकुलर डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज, एक पर्टिकुलर डोमेन में अपने को काम आएगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, अपने को अल्टीमेटली क्या करना है, डेटा को रिट्राइव करना है। कोई भी चीज, आप किसी भी सेक्टर में जॉब करते हो, किसी भी सेक्टर में पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी इंस्टीट्यूट की बात करूं, क्या सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट वहां पे डेटा होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो अल्टीमेटली अपने को काम किस में करना है, डेटा पे करना है। अरे हम तो ठीक है, हम तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, आईटी इंजीनियर है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं एसक्यूएल नॉन टेक्निकल पर्सन लोग भी पढ़ते हैं, ठीक है? जैसे सेल्स, बिजनेस, मार्केटिंग मैनेजर, ये सारे लोग भी एसक्यूएल पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि एंड ऑफ द डे उनको काम किस में करना है, डेटा में करना है, और वो डिपेंडेंट नहीं रह सकते हमेशा किसी CSIT इंजीनियर पे, राइट? तो इसीलिए आजकल की डेट पे अगर मैं बोलूं, एसक्यूएल एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही तगड़ा टूल है जो कि बहुत आसान है, तभी नॉन टेक्निकल पर्सन लोग पढ़ते होंगे। ये एक बहुत ही इजी लैंग्वेज है, ठीक है? ये C++, जावा जैसा कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं। यहाँ पे हर चीज़ एकदम स्मूथली होता है। हाँ, एक बार अपने को पहली बार सीखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको जितना आपका डोमेन है, आपको क्या आना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, ये सारी चीज़ें सिखा दूंगा, ठीक है? तो एक एक करके चलते हैं। यहाँ पे वही लिखा है, एसक्यूएल एक डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज है जो कि डिज़ाइन और मैनेजमेंट के काम आता है डेटा के, ठीक है? वेरी गुड। इट डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। अपन यहाँ पर से डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं इससे, ठीक है? मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है? क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी अपन यहाँ पे डेटा के साथ कर सकते हैं। किसके थ्रू? एसक्यूएल के थ्रू। सर एसक्यूएल का फुल फॉर्म तो बता दो। एसक्यूएल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अपन क्या करते हैं, सिर्फ नाम तो यहाँ पे क्वेरी है, क्वेरी का मतलब डेटा को फेच करना, तो यहाँ पे सिर्फ क्वेरी करने का काम नहीं आता, ये मॉडिफाई, अपडेट, ये सारी चीजें भी अपन एसक्यूएल से कर सकते हैं, ठीक है? इट इज बेस्ड ऑन रिलेशनल अलजेब्रा एंड टपल रिलेशनल कैलकुलस। तो इसका मतलब ये है, जैसे अपने को पता है डेटा स्ट्रक्चर के बाद अपन पढ़ते हैं एल्गोरिदम, ठीक है? एल्गोरिदम, कोई भी बड़ा कोड आप करने जा रहे हो, सबसे पहले उसका क्या लिखेंगे अपन? एल्गो लिखेंगे। एल्गो के बाद क्या अपन कोडिंग में जाते हैं क्या, राइट? बिल्कुल उसी तरीके से ये जो एल्गोरिदम है, रिलेशनल अलजेब्रा जो है, ये प्रैक्टिकली नहीं अपन इंप्लीमेंट करते हैं। प्रैक्टिकली अपन क्या करते हैं, एसक्यूएल क्वेरी को इंप्लीमेंट करते हैं, क्वेरी लिखते हैं, और ये क्या है, एल्गो है। ये क्या है, एल्गोरिदम है। इस एल्गो की मदद से अपन क्या करते हैं, क्वेरी लिखते हैं, राइट? और एसक्यूएल में ना अपने को बहुत ज़्यादा सिंटैक्टिकली नहीं जाना है, अपने को ना वहाँ पे इंग्लिश कीवर्ड का अपन ज़्यादा यूज़ करते हैं। कोई नॉन टेक्निकल पर्सन भी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक नॉन टेक्निकल पर्सन भी उसको बड़े आसानी से समझ सकता है अगर उसने एक बार सीखा है तो, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं अपन। कुछ जल्दी से एसक्यूएल के कमांड्स के बारे में अपने को पता होना चाहिए, जितना पता होना चाहिए वो मैं जल्दी से बता दूं, ठीक है? अपन यहाँ पे एक एक कमांड को यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं करके देखेंगे, अपन ना हर चीज़ को क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, ठीक है? और जो जो चीज़ यहाँ पे काम आएगा, जैसे कई कई जगह पे इंटरव्यू में पूछ लेता है, भाई ट्रंकेट बता दो क्या होता है, ठीक है? ट्रंकेट ड्रॉप में डिफरेंस क्या होता है, ये बता दो। तो ये सब के बारे में ना अपने को जितना पता होना चाहिए वो सारी चीज़ें आपको यहीं पर जल्दी से बता देता हूँ। देखो एसक्यूएल के कमांड ना ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं।
ये अलग अलग टाइप के, एक है DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सर ये DDL मैं आपको बेसिक एक लाइन में डेफिनेशन देता हूँ। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में ना अपन क्या करते हैं, जो हमारे पास टेबल है, ठीक है, अल्टीमेटली डेटा किस फॉर्मेट में स्टोरेज है हम लोग के पीछे बैकएंड पे, वो अपना टेबल के फॉर्मेट में स्टोर्ड है। तो DDL क्या करता है, DDL ना स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, ठीक है, स्ट्रक्चर चेंज करेगा। DML क्या करता है, स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेगा, ये वैल्यू पे काम करेगा, वैल्यू को चेंज करेगा। DCL क्या करेगा, एक्सेस देगा, कौन चला सकता है डेटा को, कौन एक्सेस कर सकता है। TCL क्या करेगा, वो बताएगा कि भाई कौन सा ऑपरेशन खत्म होगा, किसको ये डेटा का अधिकार है, कौन ये डेटा के ऊपर राइट कर सकता है, रीड कर सकता है, और कब किसको यहाँ पे कमिट होना है, रोल बैक होना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे TCL डिसाइड करता है। तो एक एक करके चलते हैं। तो अपने को बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाना है, जितना पता होना चाहिए उतना आपको बता देता हूँ। क्रिएट से अपन कुछ भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, राइट, बड़ा सिंपल है। अल्टर से अपन कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि आप टेबल में प्राइमरी की डाल सकते हो, देन प्राइमरी की को बदल सकते हो, किसी दूसरे एट्रीब्यूट को की बना सकते हो, ठीक है। ड्रॉप क्या करता है, ट्रंकेट क्या करता है, ये बताता हूँ आपको। देखो 3 चीज़ें अपने पास, एक डिलीट है, एक ड्रॉप है और एक ट्रंकेट है, ठीक है। अब देखो ड्रॉप से क्या होता है, जब आप ना ड्रॉप करते हो, अपने को पता है जैसे ये A एट्रीब्यूट है, टेबल का A एट्रीब्यूट, B एट्रीब्यूट, C एट्रीब्यूट। ड्रॉप कमांड यूज करने से ना टेबल तो जाता ही है, टेबल तो डिलीट हो जाता है, साथ ही साथ ये एट्रीब्यूट वगैरह सब कुछ गायब हो जाता है, ठीक है। मान लो इन फ्यूचर आपको पता लगाना है कि A जो है कहाँ एनरोल्ड था, आप नहीं कर सकते ड्रॉप कमांड लगाने के बाद, ठीक है, सब कुछ उड़ गया वहां पर से। देन उसका ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है, देखो ट्रंकेट में ऐसा होता है कि A B ये जो हमारे एट्रीब्यूट हैं, ये जो भी डेटा है अपना, ये डेटा उड़ जाता है, ये डेटा पूरा उड़ जाता है, लेकिन ये जो एट्रीब्यूट है ये रह जाते हैं, ठीक है, ये एट्रीब्यूट रह जाते हैं। और डिलीट में क्या होता है, डिलीट में ऐसा है कि अपने को ना जैसे मान लो कि सिर्फ और सिर्फ लेट मी से ये वाले रो का जो डेटा है उसको डिलीट करना था, तो आप ट्रंकेट से ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा कंडीशन नहीं लगा सकते। कंडीशन आप डिलीट से लगा सकते हो, ठीक है, डिलीट से लगा सकते हो। यहाँ पे भी सिर्फ डेटा जाता है और साथ ही साथ अपन कंडीशन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। रीनेम से क्या होता है, तो अपन रीनेमिंग कर सकते हैं टेबल का, ठीक है, वेरी गुड, बहुत सिंपल है। देन सिलेक्ट से क्या करते हैं, ये सब कुछ आपको आने वाले समय पे बताऊंगा, सीधा क्वेश्चन से बताऊंगा। इंसर्ट से आपको समझ में आ ही रहा होगा, कोई भी वैल्यू को इंसर्ट करते हैं। ये वाले कमांड जो है अपने DML कमांड से अपन वैल्यू पे काम करते हैं, डेटा बेस में जो टेबल हैं उनके वैल्यू पे काम करते हैं, ठीक है। ग्रांट और रिवोक, ग्रांट और रिवोक क्या होता है, ग्रांट से अपन किसी को भी परमिशन दे सकते हैं, रिवोक से क्या करते हैं, कोई भी प्रिविलेज है किसी के पास तो उससे उसका प्रिविलेज छीन सकते हैं या दे सकते हैं, ठीक है। और ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, तो वहाँ पे कमिट का मतलब कोई ट्रांजैक्शन चल रहा है, उसको कभी अपने को कैसे पता चलेगा कि वो खत्म हुआ है, तो अगर वो कमिट कर गए इसका मतलब वो ट्रांजैक्शन खत्म कर गए। रोल बैक का मतलब कुछ गड़बड़ी आ गई है, वो ट्रांजैक्शन वापस से रीसेट हो गए, ठीक है। सेव पॉइंट का मतलब जैसे गेम में हम लोग एक स्टेज पार करने के बाद सेव कर लेते हैं तो अगली बार अपन वहीं से चालू करते हैं, बिल्कुल वैसे ही चेक पॉइंट होता है कि एक बार आपने काम किया, ठीक है, अब मान लो आप वहाँ पे फेलियर हो गया, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं ले जा रहा हूँ अभी ट्रांजैक्शन में। अगर मान लो फेलियर हो गया तो आप फिर से क्या स्टार्टिंग से चालू करोगे, नहीं, जहाँ पे भी चेक पॉइंट लगा होगा वहाँ से अपन चालू करेंगे, बिल्कुल वैसा है सेव पॉइंट, ठीक है, वही है सेव पॉइंट, अपने को क्यों काम आता है, चेक पॉइंट लगाने के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं सीधा क्वेश्चन पे, उसके पहले बस एक छोटा सा यहाँ पे हिस्ट्री आपको बता दूँ कि IBM जो है, IBM डेवलप किया था ओरिजिनल वर्जन SQL का, जिसको नाम दिया गया था SQL 1970 में। असलियत में डेटाबेस के जो फादर है जिसको बोला जाता है EF कोड, ठीक है, EF कोड और बॉयस कोड आपने सुना होगा अगर शायद, तो EF कोड और बॉयस कोड ना इसके ऊपर रिसर्च डाले थे, रिसर्च पेपर लिखे थे, और IBM क्या किया, उस रिसर्च पेपर को इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। पूरा क्रेडिट किसको चला गया, IBM को, IBM डेवलप किया था ओरिजिनली, ठीक है। रिसर्च पेपर कौन लिखा था, सबसे पहले EF कोड लिखे थे और बॉयस कोड लिखे थे। बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म आपने सुना होगा BCNF वगैरह के बारे में अगर, ठीक है। तो बस इतना ये थोड़ा हिस्ट्री था। बाद में उसका नाम चेंज कर दिया SQL में, ठीक है, वो इसलिए चेंज कर दिया था क्योंकि वहाँ पे इशू आ रहा था, ये नाम जो है पहले से किसी और कंपनी का नाम था, इसलिए उसका नाम चेंज करके SQL कर दिया गया। इन 1986 ANSI और ISO इसको स्टैंडर्डाइज कर दिए, SQL को स्टैंडर्ड बना दिए और इसको SQL 86 बोला गया, जहाँ पे और कुछ वर्जन्स आ गए और नए नए फीचर्स आ गए जो उस समय की डिमांड थी वो फुलफिल करने लगा ये, तो इसीलिए ये काफ़ी पॉपुलर हुआ। और आजकल की बात करूँ तो आजकल ना अपन SQL नहीं यूज़ करते क्योंकि मोस्ट ऑफ द डेटा आजकल जो होता है अनस्ट्रक्चर्ड होता है,
और अनस्ट्रक्चर्ड होता है तो उस केस में अपन एसक्यूएल से ना एफिशिएंटली काम नहीं कर सकते। उस केस में अपन किसका यूज़ करते हैं, आजकल की डेट में अपन यूज़ करते हैं नो एसक्यूएल। लेकिन अपने को पढ़ना होगा क्योंकि अपने सिलेबस में है ये सारी चीज़ें, एसक्यूएल ही अपने को पढ़ना है, नो एसक्यूएल नहीं पढ़ना है, ठीक है। एज मोस्ट ऑफ द डेटा इज अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, नो एसक्यूएल यूज़ कर सकते हो, मोंगो डीबी आपने सुना होगा, काउच डीबी सुना होगा, ओरेकल नो एसक्यूएल डेटाबेस आपने सुना होगा, ये सारे इसके एग्जाम्पल है, नो एसक्यूएल का यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं अपन बिना देरी किए। तो मैं आपको बता रहा हूँ एसक्यूएल समझने के पहले ना मैं हमेशा क्या करता हूँ, रिलेशनल अलजेब्रा सिखाता हूँ, ठीक है। रिलेशनल अलजेब्रा एक बार आपने सीख लिया, ठीक है, बिल्कुल आप सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है, ये आपने सीख लिया बस। एसक्यूएल सिर्फ और सिर्फ अपने को क्वेश्चन लगाना है, हर क्वेश्चन से जो भी चीज़ सीखते जा रहे हो वो बस नोट करते जाना है, ठीक है। एक एक करके चलते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, बिल्कुल नहीं डरना है, कितना भी बड़ा क्वेरी हो, और ये गेट एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है, गेट एग्जाम का ही। मैं आपको ना कुछ ऐसे सीक्वेंस में यहाँ पे बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे सीक्वेंस में बताऊंगा, और हर एक क्वेश्चन से ना आपका कंसेप्ट डेवलप होता ही जाएगा, और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप इतने एलिजिबल हो जाओगे कि नए क्वेश्चन को फोड़ सको। यही तो करना है अपने को, ठीक है। तो बस इसीलिए लास्ट तक के पेशेंस से इस वीडियो को बस देखना है, ठीक है। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे क्या काम हो रहा है, तो मैं आपको ना स्टार्टिंग में ही यहाँ पे बता देता हूँ। अपने को बेसिकली दो ऑपरेटर के बारे में पता होना चाहिए, एक सिलेक्ट ऑपरेटर और एक है प्रोजेक्ट ऑपरेटर। सिलेक्ट ऑपरेटर अपन क्यों यूज करते हैं, ये रो को फिल्टर करने के काम आता है। कैसे होता है, क्या होता है, सब कुछ क्वेश्चन से समझ में आएगा। रो को फिल्टर करना है तो आप सिलेक्ट का यूज करो, रो को फिल्टर करने के काम आता है, रो को फिल्टर करने के काम आता है, ठीक। पाई ऑपरेटर क्या करता है, ये कॉलम को फिल्टर करने के काम आता है, कॉलम को काट के निकालना है, तो उस केस में अपन किसका यूज़ करेंगे, पाई ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अभी आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। देखो ये मेरे पास एक स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल के अंदर यहाँ पे एट्रीब्यूट लिखा हुआ है नेम, जेंडर और मार्क्स, ठीक है। नेम, जेंडर और मार्क्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये क्वेरी यहाँ पे दिया हुआ है, रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरी देके रखा है। अपने को ना ऑप्शन देगा क्वेरी क्या कर रही है बता दो, अपने को यहाँ पे बताना है नेम्स ऑफ गर्ल स्टूडेंट विथ हाईएस्ट मार्क्स। सेकंड ऑप्शन है नेम ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स विथ मोर मार्क्स देन सम बॉयज। थर्ड ऑप्शन है नेम ऑफ गर्ल स्टूडेंट विथ मार्क्स नॉट लेस देन सम बॉयज, ठीक है। लास्ट ऑप्शन है नेम ऑफ गर्ल स्टूडेंट विथ मोर मार्क्स देन ऑल द बॉय स्टूडेंट। सर नहीं समझ में आ रहा है, ये क्या क्या ऑप्शन दिए, बहुत क्लोज है सर, कैसे करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ दो तरीका है। कुछ लोग क्या करते हैं, क्वेरी को देखें, अच्छा ये ऐसा 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 है और ठीक है, कंफर्म इससे बोल पाना एकदम मुश्किल रहता है। वो तभी आपको समझ में आएगा जब आप इसमें एक्सपर्ट बन जाओगे। लेकिन ना बेस्ट क्या होता है, देख के भी आप यहाँ पे आंसर लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूँगा, हर बार आपको ये रिकमेंड करूँगा आप एक एग्जाम्पल फ्रेम करो। कैसे करना है वो मैं बताऊँगा। एग्जाम्पल फ्रेम करो, उस एग्जाम्पल पे ये क्वेरी रन करके देखो और उसके बाद 100% श्योरिटी के साथ आंसर टिक करो, ठीक है। ये काम करने वाले अपन, थोड़ा ध्यान से देखना कैसे करेंगे। देखो स्टूडेंट टेबल है, मैं एक स्टूडेंट टेबल बना लेता हूँ। ये मैंने एक स्टूडेंट टेबल बनाया, राइट, ये मैंने एक स्टूडेंट टेबल बनाया जहाँ पे मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट रख देता हूँ। नेम का एट्रीब्यूट है और ये जेंडर का एट्रीब्यूट है, देन यहाँ पे मार्क्स का एट्रीब्यूट है, ठीक है। वेरी गुड। यहाँ पे लिख भी देते हैं जल्दी से, ये नेम है, ये जेंडर है, जेंडर, देन ये मार्क्स, ठीक, ये मैंने लिख दिया। अब अपने को क्या करना है, अब देखो थोड़ा ध्यान से देखो, लेट मी राइट, यहाँ पे कुछ कुछ अपन यहाँ पे इसको फिल कैसे करें ये अपने को देखना है। सबसे पहले ये बोलता है नेम ऑफ गर्ल स्टूडेंट विथ हाईएस्ट मार्क्स, तो एक ऐसी लड़की यहाँ पे डाल देते हैं जिसके मार्क्स क्या है सबसे ज़्यादा है, एक फीमेल स्टूडेंट जिसके मार्क्स लेट मी से 100 में से 100 आ गए, ठीक। ये अगर ए आता है आंसर तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेम ऑफ द गर्ल स्टूडेंट विथ मोर मार्क्स देन सम बॉय स्टूडेंट, तो कुछ बॉय स्टूडेंट डाल देते हैं, ठीक है। लेट मी से बी और सी जो है बॉय स्टूडेंट है, ठीक है, बी और सी जो है वो बॉय स्टूडेंट है, और इनके मार्क्स जो है लेट मी से एक का मार्क्स ज़्यादा कर देते हैं और एक का मार्क्स लेट मी से अपन कम कर देते हैं, तो मान लेते हैं 60, और एक ऐसी फीमेल डाल देते हैं, एक ऐसी फीमेल यहाँ पे डी नंबर की स्टूडेंट मैंने यहाँ पे डाला, एक ऐसी फीमेल स्टूडेंट डालते हैं जिसके मार्क्स ना इन दोनों से क्या बोल रहा है, ये क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, ये बोला है कि नेम ऑफ गर्ल स्टूडेंट विथ मोर मार्क्स देन सम बॉयज़, तो एक बॉय से ज़्यादा कर देते हैं, तो लेट मी से इससे ज़्यादा मतलब 75 कर देते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब अगला अगर ये डी आता है
अगर डी आता है तो इसका मतलब एकदम क्लियर कट बी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन बोलते हैं नेम ऑफ गर्ल स्टूडेंट विथ मार्क्स नॉट लेस देन सम बॉयज, नॉट लेस देन बोला है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक ऐसी स्टूडेंट डाल देते हैं, एक ऐसी गर्ल स्टूडेंट डालते हैं जिसके मार्क्स ना ये 60 है, लेस तो नहीं है लेकिन बराबर है। तो अगर ई आता है ना तो समझ जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। लास्ट ऑप्शन बोलते हैं नेम ऑफ गर्ल स्टूडेंट विथ मोर मार्क्स देन ऑल द बॉय स्टूडेंट, ऑल द बॉय स्टूडेंट से, सारे के सारे बॉय स्टूडेंट से मार्क्स ज़्यादा होनी चाहिए। तो एक और स्टूडेंट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, एक और फीमेल स्टूडेंट मैंने यहाँ पे डाला जिसके मार्क्स लेट मी से 99 है। तो सारे के सारे बॉय स्टूडेंट से देखो ज़्यादा मार्क्स है, बॉय स्टूडेंट के मार्क्स 95 है मैक्सिमम। ये दोनों अगर ए और एफ आता है तो लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप आइडिया समझोगे कि फ्रेम कैसे करना है एग्जाम्पल को। हाँ टाइम लग रहा है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन आप इसको खुद से करोगे ना, जैसे ही आपको प्रैक्टिस आ जाएगी एक बार खुद से करोगे एकदम जल्दी जल्दी होने लगेगा। साथ ही साथ में वो वाला अप्रोच भी बताऊंगा कि देख के इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो घबराना मत, मैं दोनों अप्रोच से चलूंगा। अब देखो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे ना ये बोलता है कि एक काम करो, तुम एक काम करो कि सबसे पहले ना स्टूडेंट टेबल में से जहाँ जहाँ पे फीमेल लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, एक यहाँ पे लिखा हुआ है, एक यहाँ पे लिखा हुआ है, एक यहाँ पे लिखा है, एक यहाँ पे, वो सारे रोज को फिल्टर कर दो, वो सारे रोज को फिल्टर कर दो। मैंने ये कर दिया, यहाँ पे लिख दिया, और ना उसके नाम बस मेरे को निकाल के दे दो, नाम। तो ये लेफ्ट साइड ऑफ द क्वेरी क्या रिटर्न करके देगा, नाम बस चाहिए उनका, ए डी ई और एफ। अगले पेज में यहाँ पे लिख लेते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिखा ए डी ई और एफ। माइनस कर रहे हैं अपन किसी दूसरी क्वेरी के साथ, ये दूसरी क्वेरी है। सर यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा ध्यान से समझना, इसको बोलते हैं रीनेम ऑपरेटर, रीनेम ऑपरेटर। तो ये रीनेम ऑपरेटर क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। ये स्टूडेंट टेबल का ना, और इसको बोलते हैं जॉइन ऑपरेटर। ये क्या है, ज्वाइन कर रहा है यहाँ पे, और ये लिखा हुआ है ज्वाइन की कंडीशन, कैसे ज्वाइन करना है ये यहाँ पे स्पेसिफाई रहेगा, ठीक है। तो ज्वाइन असलियत में क्या है सर, ज्वाइन नहीं पता है अपने को, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ज्वाइन क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट प्लस कंडीशन, क्रॉस प्रोडक्ट प्लस कंडीशन क्या होता है, ज्वाइन। बड़ा सिंपल सा ऑपरेटर है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है क्या अपने को, बड़ा सिंपल है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं सर, जैसे लेट मी से ये C1 है, ये C2 है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है मेरे को 1 2 3 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है। कैसे करते हैं, सेट में जैसे करते हैं ना, C1 का 1 के साथ कर दो, C1 1 आ जाएगा एक, देन C1 का 2 के साथ कर दो, C1 2 आ जाएगा एक, देन C1 का 3 के साथ कर दो, देन C2 का 1 के साथ कर दो, ठीक है, देन C2 का 2 के साथ कर दो, ये हो गया, C2 का 3 के साथ कर दो। तो ये मैंने क्या किया है, क्रॉस प्रोडक्ट किया, ये इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, देन ये क्रॉस प्रोडक्ट है। और उसमें अगर कंडीशन स्पेसिफाई कर दिए तो उसी को तो अपन क्या बोलते हैं, ज्वाइन बोलते हैं। अभी आपको धीरे धीरे करके सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सर अपन यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्टली क्यों यूज़ नहीं कर लेते, सिर्फ इसीलिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि मैं आपको अभी एक क्वेश्चन से बताऊंगा कि क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करेंगे ना तो अपने को थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। तो ना अपन वो एक्स्ट्रा मेहनत को बचाने के लिए ना ज्वाइन ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। ये मेहनत वगैरह जो मैं बोल रहा हूँ अभी आपको अगले क्वेश्चन, जब आने वाले क्वेश्चन बताऊंगा अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी अपन थोड़ा ध्यान देते हैं, ज्वाइन करना है कैसे करना है अभी आप समझ जाओगे। ये रीनेम ऑपरेटर है। सर रीनेम ऑपरेटर को यूज़ क्यों कर रहे हैं, तो देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट टेबल के साथ ही ज्वाइन कर रहे हैं, स्टूडेंट को स्टूडेंट के साथ ही ज्वाइन करें। और इसका मतलब इसको बोलते हैं अपन सेल्फ ज्वाइन, मतलब खुद का खुद के साथ ज्वाइन, इसको अपन क्या बोलेंगे, सेल्फ ज्वाइन। तो सेल्फ ज्वाइन का मतलब आप एक और ना स्टूडेंट टेबल बना लो। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पे सारी चीज़ें विजिबल है क्या, मैं अपने आप को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, इट विल बी मोर एंड मोर क्लियर देन यस ओके। तो मैं ना ये इस तरीके से एक और टेबल यहाँ पे बनाया, एग्जैक्टली आपको सेम टू सेम टेबल छाप देना है क्योंकि स्टूडेंट टेबल का स्टूडेंट के साथ ही ज्वाइन मानना है, बस नाम बदल देना है एट्रीब्यूट के N X और M, ठीक है, बाकी एज इट इज छाप दो A B C D E F, ठीक है, फीमेल मेल मेल फीमेल फीमेल फीमेल, वेरी गुड। और मार्क्स भी एज इट इज छाप दो। मार्क्स छाप पे अपन 100 95 देन 60 देन 75 देन 60 देन 99, ठीक है। ये स्टूडेंट टेबल है, ये क्या है, स्टूडेंट टेबल। अब थोड़ा ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ मैं। अब देखो ज्वाइन अपने को करना है, कैसे करेंगे ज्वाइन, देखो यहाँ पे कंडीशन देके रखा है, कंडीशन देके रखा है। क्या कंडीशन है, ये जो जेंडर है वो फीमेल होना चाहिए,
मतलब ये टेबल के जितने भी फीमेल है और एंड ऑपरेशन का यूज़ किया है उनको सारे मेल के साथ करना है मैप, उनको सारे मेल के साथ करना है मैप। जैसे ये वाली जो फीमेल है इसको अपने को सारे मेल के साथ मैप करना है, इसका मतलब इसके साथ, इसके साथ, ठीक है, इन दोनों के साथ। वैसे अगली फीमेल स्टूडेंट ये है, इसको मेल स्टूडेंट के साथ मैप करना है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, देन ये इसका भी ऐसे ही। और साथ ही साथ ना उसके बाद आगे की कहानी अपन देखेंगे। तो यहाँ पे मैं मैप करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ये AF जो 100 है, AF100 यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। AF100 को आपको 2 मेल है क्या वहाँ पे? यस, 2 मेल है, तो सबको मेरे को 2 बार लिखना पड़ेगा, सबको 2 बार लिख लेते हैं, ठीक है। और फीमेल बता दो भाई, DF75, ठीक है, DF75 भी 2 बार लिख लो, DF75, DF75 मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ना, इसलिए बस थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है, एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाए ताकि, ठीक है। अगला क्या है? EF60, ये हो जाएगा EF60, EF60, ठीक। और FF99, तो FF99, FF99, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये मेल को दोनों को लिखते जाओ बार बार, B और C, देन दोनों मेल हैं, मार्क्स कितने कितने हैं? 95 और 60 है, 95 और 60, राइट, ओके। बार बार लिखते जाओ इसको, BC, 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 मेल मेल मेल। ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्टली एक लाइन में ही बता सकता हूँ जैसे बाकी बताते हैं, लेकिन आपको ना कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एक बार इसको देख लो, समझ लो, कभी नहीं भूलोगे ये तरीका, और हमेशा इससे 100% रिजल्ट आपको मिलेगा, आंसर हमेशा सही आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लास्ट कंडीशन स्पेसिफाइड थी कि मार्क्स जो होने चाहिए ना लेस देन m होने चाहिए। मतलब कि ये जो मेरा कॉलम था ये क्या मार्क्स का कॉलम था, और ये जो कॉलम है वो m का कॉलम है। ये जो मार्क्स है ये कम होने चाहिए इस वाले मार्क्स से, ये लिखा हुआ है मार्क्स शुड बी लेस देन इक्वल टू, ये नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे कम नहीं है, क्या यहाँ पे कम है? नहीं है। क्या यहाँ पे कम है? हाँ है, इसको लेना है। क्या यहाँ पे कम है? क्या नहीं है। क्या यहाँ पे कम है? क्या हाँ है। क्या यहाँ पे कम है? क्या इक्वल भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, लिखा हुआ है वहाँ पे। क्या यहाँ पे कम है? नहीं है। क्या यहाँ पे कम है? नहीं है। और आपको ना ये तो मैंने कर लिया, और आपको ये करने के बाद ना सिर्फ और सिर्फ नाम चाहिए, तो नाम बता दो भाई, D और E, ठीक है। सर 2 बार ई लिखा हुआ है, अपन यूज़ कर रहे हैं रिलेशनल अलजेब्रा जो कि सेट थ्योरी पे बेस्ड है, इसलिए डुप्लीकेट नहीं लिखना है। डी और ई रिटर्न करा है ये वाला क्वेरी, तो यहाँ पे लिख देते हैं डी और ई। माइनस कर दो भाई, सेट थ्योरी में माइनस करना तो आता है। आंसर क्या आएगा यहाँ पे, आउटपुट क्या आएगा, ये ए डी गया, ई गया, ए और एफ आएगा। और मैं आपको बताया था कि अगर ए और एफ आता है तो आंसर क्या होगा इन चारों में से, बड़ी सिंपल सी बात है, डी ऑप्शन। एक बार आप रीड कर लो, नेम ऑफ गर्ल स्टूडेंट विथ मोर मार्क्स देन ऑल द बॉय स्टूडेंट। क्या आप आइडिया फॉलो कर पाए क्या? अब मैं आपको ना दूसरा अप्रोच बताता हूँ जो कि देख के अपन कर सकते थे। क्या अप्रोच है सर, ये वाला बता दो, सारे लोग तो वही बताते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, देखते हैं आपको समझ में आएगा कि नहीं। अगर आपको समझ में आता है तो आप बिल्कुल ऐसे करो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उससे ना आप बहुत सारे क्वेश्चन में फंसोगे। तो इससे बेहतर ये होता है कि एक एग्जाम्पल फ्रेम करो जल्दी से और 100% अपना रिजल्ट टिक करो, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, 2 से 3 मिनट लगता है इसको सॉल्व करने में, लेकिन ठीक है ना, ठीक है, अपने से एसक्यूएल के क्वेश्चन हमेशा बनेंगे, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे ये क्या बोलता है, ये ना आपको सारे के सारे फीमेल स्टूडेंट के नाम निकाल के दे रहा है ये क्वेरी, सारे के सारे, ऑल द गर्ल स्टूडेंट, सारे के सारे फीमेल स्टूडेंट के नाम निकाल के दे रहा है। ये वाला क्वेरी क्या कर रहा है, ये वाला क्वेरी ना ये यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि सारे के सारे फीमेल स्टूडेंट और मेल स्टूडेंट के मार्क्स वहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, और यहाँ पे वो चेक कर रहे हैं कि कहीं ये वाले मार्क्स इससे कम तो नहीं है। बोलने का मतलब ये क्वेरी अपने को क्या रिटर्न करें, ऐसे गर्ल स्टूडेंट रिटर्न करें जिनके मार्क्स बॉयज से कम हैं। क्या रिटर्न करके दे रहा है, जिनके मार्क्स बॉयज से कम है। क्यों? क्योंकि अपन हर फीमेल को मेल के साथ कंपेयर करें। और क्या ये वाला जो मेरी गर्ल स्टूडेंट है उसके मार्क्स क्या कम है क्या मेल स्टूडेंट से? अगर ऐसा है तो मेरे को रिटर्न करो, ठीक है। तो ये क्वेरी मेरे हिसाब से आप ये चीज़ समझ गए होगी कि ऐसे गर्ल स्टूडेंट दे रहा है जिनके मार्क्स ना बॉयज से कम है, मेल स्टूडेंट से कम है। तो आप खुद सोच के देखो, टोटल गर्ल्स में से ऐसे गर्ल्स निकाल रहे हैं जिनके मार्क्स कम है बॉय स्टूडेंट से, तो आप खुद सोच के देखो क्या वही सारे गर्ल्स बचेंगे क्या जिनके मार्क्स मेल स्टूडेंट से ज़्यादा होंगे? यस, एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे मैंने निकाला था। तो सर इतना सारा क्यों किया, आप ऐसे भी तो समझा तो सकते थे।
देखो अभी इस क्वेश्चन के लिए तो ठीक है, आगे आने वाले क्वेश्चन में ना आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बहुत क्लोज ऑप्शन रहते हैं, वहां पे आपको ना एग्जैक्ट तभी समझ में आएगा जब आप एग्जाम्पल को लेके वर्कआउट करोगे। सबसे बेस्ट मेथड यही होता है, एग्जाम्पल लो, फ्रेम करो, वर्कआउट करो, आंसर निकालो। मेरे हिसाब से आप आइडिया फॉलो कर पा रहे होगे, हर एक क्वेश्चन से ना आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा, और ये चीज़ समझ गए ना तो एसक्यूएल समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। रिलेशनल अलजेब्रा को अपन एसक्यूएल में इंप्लीमेंट करेंगे, सेम यही अप्रोच लगाएंगे, सेम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो टेबल है अपने पास, स्टूडेंट इन्फो नाम का एक टेबल है, ठीक है। ये स्टूडेंट की आईडी है, ये नेम है, ये उनका जेंडर है। ये एनरोलमेंट नाम का एक टेबल है, एनरोल, ठीक है। ये स्टूडेंट की आईडी है, ठीक है, और ये कोर्स आईडी। दोनों टेबल में एक चीज़ कॉमन है, ठीक है, एक चीज़ कॉमन है, क्योंकि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह करते हैं या फिर ज्वाइन करते हैं तो कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, तभी अपन कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अपने को क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। और पिछले क्वेश्चन में क्रॉस प्रोडक्ट ही किए अपन, लेकिन कंडीशन लगा लगा के, तो उसको ज्वाइन बोल दिए। इस क्वेश्चन में प्योरली क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट भी सीख जाएंगे। हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ आप सीखने वाले हो, तो एक एक करके चलते हैं। फिर से अपन क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल पे वर्कआउट करेंगे। मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ, मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ। ये मैंने बनाया एक स्टूडेंट इन्फो वाला टेबल, स्टूड इन्फो। यहाँ पे ना 3 एट्रीब्यूट होंगे, एक स्टूडेंट का आईडी होगा, देन स्टूडेंट का नाम होगा, देन स्टूडेंट का जेंडर होगा, ठीक है, जेंडर, ओके, ठीक। अब उसके बाद ना ये एनरोल टेबल भी बना लेते हैं जल्दी से। एनरोल टेबल, ये एनरोल टेबल में ना क्या क्या चीज़ें जल्दी से अपन लिख लेते हैं। एनरोल, ये आईडी है यहाँ पे, देन कोर्स आईडी है, कोर्स आईडी, ठीक, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब देखो थोड़ा ध्यान से, फ्रेम करना है अपने को ऑप्शन को। तो सबसे पहले कोर्सेज इन विच ऑल द फीमेल स्टूडेंट्स आर एनरोल, ऐसे कुछ फीमेल स्टूडेंट डाल दो। जैसे लेट मी से आईडी नंबर 1, इसका नाम मान लेते ए है, ठीक है, फीमेल स्टूडेंट है। और ना ये जो फीमेल स्टूडेंट है, लेट मी से ये फीमेल स्टूडेंट मान लेते कोर्स 1 पे एनरोल्ड है। एक और फीमेल स्टूडेंट ले लेते हैं बी नाम की, वो भी फीमेल है, और एक काम करते हैं वो भी ना ये इसका आईडी जो है 2 है, और ये भी कोर्स C1 पे एनरोल है। तो अगर ये दोनों स्टूडेंट आते हैं तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कोर्सेज इन विच अ प्रॉपर सबसेट ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड, मतलब कि ऐसा कोर्स जिसमें सारे के सारे फीमेल स्टूडेंट एनरोल नहीं है। तो एक काम करते हैं, यही वाली फीमेल को ना, ये वाली फीमेल को लेते हैं और ना इसको C2 वाले कोर्स में भी एनरोल करा देते हैं, ठीक है। तो अगर ये आंसर आता है तो उस केस में अपन कंफर्म हो जाएंगे कि सेकंड ऑप्शन होगा, ठीक। उसके बाद कोर्सेज इन विच ओनली मेल स्टूडेंट्स आर एनरोल, तो एक आध मेल स्टूडेंट भी डाल देते हैं। एक 3 नाम का, एक C नाम का मेल स्टूडेंट डाले, और ये लेट मी से ये किसी दूसरे कोर्स को पढ़ रहा है C3। ये मैंने टेबल को फ्रेम कर दिया। और लास्ट है नन, जो आपके अपने को समझ में आ जाएगा। अगर ये सब नहीं आया तो नन होगा, ठीक है। तो अब थोड़ा ध्यान से चलते हैं, अपने को क्या करना है, लेफ्ट साइड को पहले सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको अपन रन करके देखते हैं। देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है, इस टेबल में बोला है कि स्टूडेंट इन्फो वाले टेबल से फीमेल स्टूडेंट को फिल्टर मान लो, ये मान लिया अपन। उसके बाद ना उनका आईडी निकालो, आईडी क्या है उनका 1 और 2 है, ये मैंने उनका आईडी निकाल लिया। और ये जो आएगा 1 और 2 जो आया है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट मानना है। यहाँ पे एनरोल टेबल में जाओ और कोर्स आईडी जितने भी कोर्सेज हैं, कौन कौन है, ये C1 है, C2 है, C3 है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। ठीक है सर, क्रॉस प्रोडक्ट तो कर लेंगे, बड़ा सिंपल है। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। 1 और 2 है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है C1, C2 और C3 के साथ। बड़ा सिंपल है, कैसे करेंगे अब खुद ही बताओ। 1 C1 होगा, देन 1 C2 होगा, देन 1 C3 होगा, देन 2 C1 होगा, 2 C2 होगा, 2 C3 भी हो जाएगा। ठीक, ये इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट अपन ने कर लिया। अब क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद ना आप क्या करो, ये क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद एनरोल टेबल को पकड़ो और एनरोल टेबल में से माइनस कर दो। एनरोल टेबल एज इट इज़ आप यहाँ पे लिखो, क्या है 1 C1, 1 C1, 2 C1, 2 C1, 2 C2, सॉरी 2 C2, 2 C2, देन 3 C3। ओ नो, ये क्या हो रहा है, 3 C3। ये मैंने यहाँ पे सारा का सारा लिख दिया। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, माइनस करना है। तो आप माइनस कर दो, ये मैं इसको इस तरीके से डाल देता हूँ। ये पूरा सेट के ही जैसा अपने को माइनस करना है। 1 C1 गया, 2 C1 ये भी गया, 2 C2 ये भी गया,
3C3 तो है ही नहीं, तो माइनस नहीं होगा, तो बचा क्या, ये बचा। अब इसमें से ना अपने को ना सिर्फ कोर्स आईडी चाहिए। कोर्स आईडी बता दो क्या क्या आ रहा है, C2 आ रहा है, C3 आ रहा है, और C3 मतलब कि सिर्फ C2 और C3 आ रहा है। ठीक, ये बड़ा सेट है, बड़े में से जो भी चीज़ माइनस हो गया, जो बचा है वही आंसर आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सेट थ्योरी में जैसा माइनस करते वैसे C2 और C3 आया। अब आप बताओ ये ऑप्शन में से क्या ये आंसर हो सकता है? नहीं, ऐसा कोर्स तो नहीं आ रहा है जिसमें सारे के सारे फीमेल एनरोल्ड है, उसके लिए C1 आना चाहिए था आंसर। क्या ऐसा कोर्स आ रहा है क्या इन विच प्रॉपर सबसेट ऑफ फीमेल स्टूडेंट आर एनरोल्ड? हाँ, ऐसा तो आ रहा है, ऐसा बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि C2 में सारे के सारे फीमेल तो नहीं, लेकिन प्रॉपर सबसेट तो एनरोल है। ठीक है, और ये वाला ऑप्शन पहले देखते हैं, कोर्सेज इन विच ओनली मेल स्टूडेंट आर एनरोल्ड। तो अगर C3 बस आता आंसर तो ये ऑप्शन सही होता, C3 बस होता तो ये ऑप्शन सही होता, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ओनली मेल स्टूडेंट आर एनरोल्ड। इसके साथ साथ ना C3 के साथ C2 भी आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी हो जाता है गलत। ऑप्शन एप्रोप्रिएट कौन सा सही है? कोर्सेज इन विच प्रॉपर सबसेट ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड। हाँ, इसके अलावा और भी कोर्सेज आ रहे हैं, लेकिन ये वाला तो आ ही रहा है, तो आंसर विल बी व्हाट? आंसर विल बी बी ऑप्शन। मेरे हिसाब से आप आइडिया फॉलो कर पा रहे हो किस तरीके से अपने को चलना है। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। जैसे जैसे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आपका आइडिया डेवलप होता ही चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, बड़ा सिंपल सा डिवीजन ऑपरेटर यहाँ पर से आपका क्लियर हो जाएगा। अपने को ना ये एक टेबल दे के रखा है, और ये एक अपने पास टेबल है, CR नाम का एक टेबल है। ठीक है, ओके, और CR टेबल में स्टूडेंट नेम है और कोर्स नेम है। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, सबसे पहले T1 टेबल अपन देख लेते हैं। T1 टेबल क्या है असलियत में? T1 टेबल क्या है भाई, बता दो। जितने भी स्टूडेंट के बाजू में ऐसे लिखा हुआ है, स्टूडेंट जहाँ पे भी ऐसे नाम के स्टूडेंट है, उसको अपने को पहले फिल्टर कर लेना है। ऐसे नाम के स्टूडेंट देखो 1 2 3 है क्या? हाँ ठीक है, ये 3 है। और यहाँ पे ना उनके कोर्स नेम बस बता दो। कोर्स नेम क्या है? CA है, CB है और CC है। ठीक है, CA CB CC, तो ये क्या आ रहा है? CA CB और CC। अब ना T2 टेबल क्या बोलता है? T2 जो है वो क्या बोलता है, आप CR लो, ये पूरे टेबल को पकड़ो, ये जो पूरा बड़ा सा टेबल है ना, उसमें डिवीजन मार दो T1 का। T1 क्या है? CA CB CC। मैं आपको आसान तरीके बताता हूँ। डिवीजन ऑपरेटर, आप अगर डिवीजन ऑपरेटर के साथ खेल रहे हो, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, राइट साइड के जो एट्रीब्यूट है, कौन है? CA है, CB है, CC है। आपको ना T2 टेबल में वो सारे एट्रीब्यूट मिलेंगे, आपको राइट साइड वाले टेबल के एट्रीब्यूट नहीं मिलेंगे, आपको लेफ्ट साइड वाले के मिलेंगे। आपको बस क्या करना है, ये चीज़ बस पता लगाना है किसके बगल में ये तीनों चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, जैसे एक टेबल से आपको बताता हूँ, क्या ऐसे के बगल में तीनों चीज़ें लिखी हैं क्या? CA CB CC, यस, तो ऐसे आएगा मेरे आउटपुट में। देन SB के में देखते हैं, SB में CB तो लिखा है, CB है, देन CC भी है, और CA लिखा है क्या? नहीं, तो ये नहीं आएगा आउटपुट। ठीक है, SB नहीं आएगा। देन SC में देखते हैं, CA है, CB है, CC भी है, तो SC भी आ जाएगा आउटपुट में। देन D में देखते हैं, D में A है, B है और CB है, तो SD भी आ जाएगा आउटपुट। वेरी गुड। उसके बाद फिर आगे देखो, SE में देखते हैं, SE में D है, A है, देन B है, लेकिन C नहीं है, तो नहीं आएगा ये। ABC तीनों होने चाहिए, ये ABC राइट साइड के तीनों होने चाहिए, ये जो राइट साइड के तीनों होने चाहिए। ठीक है, SF देख लेते हो, ABC तीनों है, SF भी आ जाएगा। ठीक है, कितने रो आए अपने पास? SA SB SD SF। ठीक है, 1 2 3 4, आंसर विल बी व्हाट? 4। मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आया होगा डिवीजन ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है। इंटरनली नहीं जा रहा हूँ, इसको मैं चाहूँ तो डिराइव करके दिखा सकता हूँ आपको, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। बस अपने को ये ध्यान रखना है कि राइट साइड में जो भी एट्रीब्यूट लिखा है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, उसका लेफ्ट साइड वाला देखना है, वो तीनों के तीनों किसके करस्पॉन्डिंग आ रहे हैं, बस वो आउटपुट लाना है, जैसा यहाँ पे अपन एग्जैक्टली किए। मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे हिसाब से आपको इतना आइडिया समझ में आया होगा किस तरीके से रिलेशनल अलजेब्रा की क्वेरी को डिकोड करना है
ऑप्शन को देखना है, एक एग्जाम्पल अपने को सेट करना है, उस एग्जाम्पल की मदद से, उस ऑप्शन की मदद से अपने को वो क्वेरी को एक बार ड्राई रन करना है और अपने आंसर तक के पहुंचना है। मेरे हिसाब से आपको इतना आइडिया समझ में आया होगा। अब अपन कुछ एसक्यूएल की क्वेरी को उसी तरीके से मार के देखते हैं और अपना आइडिया धीरे धीरे करके बेहतर करते जाते हैं। देखिए एकदम बेसिक से चल रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पे अपन सिलेक्ट क्लॉज का यूज करेंगे। सिलेक्ट क्लॉज, ये बेसिक क्लॉज में कुछ लिख रहा हूं, सिलेक्ट हो गया, देन वेयर अपन यूज करेंगे। जैसे अपन वहां पे कॉलम को काटने के लिए पाई का यूज करते थे क्या? हाँ, तो इस बार पाई की जगह अपन पाई ना बोल के सिलेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, नाम वहां पे ये सिलेक्शन ऑपरेटर था जिसको अपन सिग्मा बोलते थे, ये क्या है? सिलेक्ट ऑपरेटर था, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। ठीक है, सिलेक्ट जो है वो कॉलम को काट के देगा या फिर कॉलम को फिल्टर करने के लिए काम आएगा। वेयर जो है आपको वहां पे कंडीशन स्पेसिफाई करेगा, या फिर आप बोल सकते हो कि रो को अगर फिल्टर करना है तो आपको वेयर क्लॉज का यूज करना होगा। वहां पे अपन सिग्मा का यूज करते थे। मेरे हिसाब से आपको इतना आइडिया समझ में आया होगा। ठीक है, ओके। अब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये अपने को कुछ टेबल देके रखे, रिलेशन देके रखे, ऐसा बोलना चाहिए। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये क्वेरी देके रखे, इसको अपने को ड्राई रन मारना है। और आपसे क्या पूछ रहा है? लास्टली आपसे पूछ रहा है, ये मैं आपको दिखाता हूं, नंबर ऑफ टपल। नंबर ऑफ टपल कितने मिलेंगे क्वेरी के एग्जीक्यूशन के बाद? ठीक है, कर लेते हैं। ये भी अपना गेट एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपन बिल्कुल वही अप्रोच लगाएंगे जो अभी तक के सीखे हैं। देखो, सिलेक्ट ए आई डी। अब मैं आपको ना एक और चीज पहले बता देता हूं। दो टाइप की क्वेरी आपको देखने को मिलेगी। एक होगा सब क्वेरी। ठीक है, मोस्टली आपको ये दो क्वेरी दिखेंगे, एक सब क्वेरी दिखेगी या तो आपको कोरिलेटेड क्वेरी दिखेगी। कोरिलेटेड क्वेरी, ये दो ही क्वेरी के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखो मैं आपको इसके बीच में डिफरेंस बताता हूं। सब क्वेरी का मतलब क्या? सब क्वेरी का मतलब जैसे ये एक क्वेरी Q1 लिखी है, ठीक है, और इसके अंदर ना एक और क्वेरी लिखी हुई है Q2। ठीक है, ये दो क्वेरी अपने को लिखी है, ये Q1 क्वेरी है, ये Q2 क्वेरी है, ये क्वेरी के अंदर लिखी है ये क्वेरी Q2। अब ना अपन देखेंगे ये क्वेरी में जो टेबल यूज हो रहा है, ठीक है, जैसे लेट मी से यहाँ पे एक ए टेबल यूज हो रहा है। ठीक है, अपने को सबसे पहले ये चेक करना है क्या इस क्वेरी में ये वाला टेबल तो यूज नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे ए वाला टेबल यूज नहीं हो रहा है तो आप कंफर्म हो जाना कि ये क्या है? सब क्वेरी है। ये क्या है? सब क्वेरी है। और सब क्वेरी का एग्जीक्यूशन कैसे होता है? पहले आपको अंदर वाली क्वेरी को सॉल्व कर लेना है और उसके बाद फिर बाहर वाली क्वेरी में आना है। पहले ये फिर ये, बहुत इजी। अब ना कोरिलेटेड क्वेरी में क्या होता है? ये क्वेरी Q1, ये क्वेरी Q1, इसके अंदर एक दूसरी क्वेरी लिखी हुई है मेरे पास Q2, और यहां पे क्या होगा? यहां पे जो टेबल यूज हुआ है लेट मी से ए, सेम वही टेबल अंदर भी कहीं पे यूज हुआ होगा ए। तो इसका जो एग्जीक्यूशन है, इसका एग्जीक्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका एग्जीक्यूशन बिल्कुल वैसा है जैसा अपन फॉर लूप लिखते हैं ना। दो फॉर लूप लिखे, फॉर आई, जैसे मैं लिखा फॉर आई इन रेंज में, यहाँ पे एक छोटा सा आपको सूडो कोड बताता हूँ। जैसे इस तरीके से मैं लिखा फॉर लूप, यहाँ पे लिखा फॉर जे इक्वल टू ये, ऐसा ऐसा लिखा। तो यहाँ पे आई की एक वैल्यू के लिए क्या नीचे वाला सारा का सारा फॉर लूप चलता है क्या? हाँ, बिल्कुल वैसा एग्जीक्यूशन होता है कोरिलेटेड क्वेरी का। क्वेरी Q1 के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू जो है उसके करस्पॉन्डिंग सारा का सारा Q2 यहाँ पे चेक होता है। सर कैसे? सर नहीं समझ में आ रहा है। मैं आपको ना एग्जांपल से इसलिए सारी चीजें बताऊंगा और आपको क्वेश्चन से बता रहा हूँ जिससे आपका आइडिया क्लियर हो। ये थ्योरी बताने से आपको आइडिया क्लियर नहीं होगा, कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाओगे, हर चीज अपने को समझ में आएगा। तो अब सीधा आ जाते हैं अपन क्वेश्चन पे। ये क्वेरी अपने को दे के रखी है, ये बोलता है सिलेक्ट ए डॉट आई डी फ्रॉम ए वेयर ये ऑल कीवर्ड का यूज कर रहा है। मैं भी आपको बताऊंगा ऑल कीवर्ड का मतलब क्या होगा। ठीक है, और अंदर में एक क्वेरी लिखी है। सबसे पहली चीज ये कि आप पहचानो कि ये सब क्वेरी है या फिर कोरिलेटेड क्वेरी है। आप देख के बताओ, बड़ा सिंपल सी बात है। यहाँ पे टेबल ए है, क्या बाहर वाला टेबल अंदर यूज हो रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब ये क्या है? सब क्वेरी है। इसका मतलब ये क्या है? सब क्वेरी का क्वेश्चन है। और सब क्वेरी का क्वेश्चन बड़ा सिंपल होता है, कुछ नहीं, पहले अंदर वाली क्वेरी चला लो। अंदर वाली क्वेरी क्या बोलती है? एक काम करो, सिलेक्ट करो बी डॉट एच। सिलेक्ट क्या काम आता है? कॉलम को काट के निकालने का काम आता है। वेयर क्या करता है? रोज को सिलेक्ट करने का काम आता है। तो एक काम करते हैं, पहले अपन यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं रोज को, जो भी है वेयर कंडीशन। जहां पे अरुण नाम लिखा है बी वाले टेबल में जाओ, ये बोलता है सिलेक्ट बी डॉट एज। बी डॉट एज अपने को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ये वाला कॉलम चाहिए। फ्रॉम बी मतलब इस वाले टेबल से अपने को चाहिए, और यहाँ पे लिखा है वेयर बी डॉट नेम अरुण है। देखो अरुण है क्या? नहीं है। अरुण है क्या? नहीं है।
नहीं है, अरुण है क्या, नहीं है, अरुण है क्या, नहीं है। इसका मतलब बताओ यहाँ पे कोई एज आएगा क्या, कुछ नहीं आया। इसका मतलब ये जो क्वेरी है ये क्या रिटर्न करके दे रही है, नल रिटर्न करके दे रही है क्या, या फिर मैं बोल सकता हूँ जीरो रिटर्न करके दे रही है क्या। हाँ, ये चीज़ अपने को समझ में आए, अंदर वाली क्वेरी कुछ भी रिटर्न करके नहीं दे रही है। ठीक है, ये मेरे हिसाब से आप आइडिया फॉलो कर पाए होगे। ठीक, अब उसके बाद अब अपने को क्या करना है, ये बाहर वाली क्वेरी को देखो, सिलेक्ट a.id अपने को चाहिए फ्रॉम ए वाले टेबल में, जहां पे a.age जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, ऑल कीवर्ड का यूज किया है। ऑल कीवर्ड का मतलब ऑल जीरो, यहां पे जो भी वैल्यू आई होती, यहां पे अपने को तो एक ही वैल्यू मिला, नल। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे एक से ज्यादा वैल्यू मिल जाती, जैसे लेट मी से, अभी मैं आपको दूसरा एग्जांपल इसी में चेंज करके बताऊंगा। लेट मी से आपको यहाँ पे एज 24 और 40 मिल जाता, तो मैं क्या करता, ऑल कीवर्ड क्या करता है, दोनों से कंपेयर करेगा, सबसे कंपेयर करेगा, ऑल से कंपेयर करेगा ये। ठीक है, तो जैसे अपने को पता है सिलेक्ट a.id, फ्रॉम ए से अपने को ये आईडी निकालना है जहां पे ये किससे बड़ा हो, ये नल से बड़ा हो, क्योंकि एक ही चीज अपने को मिला है। चेक करो क्या a.age क्या है, क्या 60 मेरा 0 से बड़ा है क्या, हाँ बड़ा है। क्या 24 मेरा 0 से बड़ा है क्या, हाँ बड़ा है। क्या 11 मेरा 0 से बड़ा है क्या, हाँ बड़ा है। इसका मतलब सारे के सारे वैल्यू के a.id मिल जाएंगे क्या मेरे को, हाँ मिल जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे अपने को क्या क्या आईडी मिलेगा, इसका भी आईडी मिलेगा, इसका भी आईडी मिलेगा और इसका भी आईडी मेरे को मिल जाएगा। मेरे हिसाब से आप आइडिया फॉलो कर पा रहे होगे। और अगर यहाँ पे एक से ज्यादा वैल्यू आ जाती तो आप खुद सोच के देख लो, मैं यहाँ पे क्या करता, ये 60 को कंपेयर करता, क्या यहाँ पे दोनों से बड़ा है क्या, हाँ बड़ा है, तो इसकी आईडी मिलती। क्या 24 दोनों से बड़ा है क्या, हाँ दोनों से बड़ा नहीं है, एक के तो बराबर है, अपने को बड़ा चाहिए। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे चेक करता। आप आइडिया फॉलो कर पाए। अब सेम क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करता हूँ, सेम क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ और थोड़ा सा चीज़ों को चेंज कर देता हूँ। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ चीज़ों को। जैसे मैं ये सारी चीज़ों को यहाँ पे मिटा दिया और ये मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ और यहाँ पे ना नाम की जगह अरुण ना लिख के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट मी से रोहित। तब आप बता सकते हैं आउटपुट क्या आएगा। बड़ी सिंपल सी बात है, अपन सबसे पहले b.age निकाले, फ्रॉम b वाले टेबल पे गए, b.age निकाले जहाँ पे नेम क्या है, रोहित है। तो इसका मेरे को क्या चाहिए, एज बता दो। एज क्या है, 20 और 11, तो 20 और 11 अंदर वाली क्वेरी रिटर्न किया। ये क्वेरी अपन सॉल्व कर लिए। अब अपने को सेम यही काम करना है, a.age जहाँ पे ये दोनों से बड़ा हो उसका a.id निकाल के दे दो। तो क्या 60 जो है 20 से बड़ा है क्या, ये अपने को चेक करना है, हाँ है, और 11 से ही बड़ा है, दोनों से चेक करना है। तो इसका मतलब इसका आईडी आएगा, इसका मतलब यहाँ पे 12 आ जाएगा। फिर अगली बार 24 क्या दोनों से बड़ा है क्या, हाँ बड़ा है, इसका मतलब इसका आईडी भी आ जाएगा, आ गया। क्या उसके बाद ये जो 11 है दोनों से बड़ा है क्या, नहीं है, तो ये जो है ये वाला आईडी नहीं आएगा। तो 12 और 15, ठीक है, 12 और 15, यहाँ पे 2 टपल अपने को मिले। पिछली बार कितने टपल मिले थे, 3 टपल मिले थे। और पिछली बार वाले क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 3, बी ऑप्शन है। ठीक है, 3 हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर, क्योंकि अपने को 3 टपल मिले थे वहाँ पे। मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से यहाँ की चीज़ें विजिबल नहीं होंगी, तो मैं एक काम करता हूँ, अपने आप को ना थोड़ा ऊपर ले आता हूँ, इट विल बी बेटर, और छोटा कर लेता हूँ। ओके, नो इशू। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना। देखो ये भी एक गेट एग्जाम का बड़ा शानदार प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन से आपको नेचुरल जॉइन का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो ऐसा है कि सबसे पहले मैं आपको नेचुरल जॉइन के बारे में बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में ना आपको नेचुरल जॉइन का कंसेप्ट सिखाना है मेरे को। देखो ऐसा है सर, नेचुरल जॉइन क्या होता है, एक लाइन में मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ। नेचुरल जॉइन का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट मारो, क्रॉस प्रोडक्ट करो प्लस कंडीशन वहाँ पे लगा दो। सर नहीं समझ में आया, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप नेचुरल ज्वाइन कर रहे हो, पहले मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट जल्दी से बताता हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट अपने को आता है, जैसे ए एट्रीब्यूट है, बी एट्रीब्यूट है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं सी एट्रीब्यूट है, डी एट्रीब्यूट है, यहाँ पे अपन मान लेते हैं 1 1 और लेट मी से 1 2, और यहाँ पे एक काम करते हैं सी की जगह ना बी एट्रीब्यूट रखते हैं, क्योंकि जब भी अपन जॉइन परफॉर्म करते हैं तो एक एट्रीब्यूट जो है वो कॉमन होना चाहिए। तो एक एट्रीब्यूट में बी को यहाँ पे कॉमन रखा, और लेट मी से मैं यहाँ पे क्या किया 1 और यहाँ पे रख देते हैं 3, ठीक है, ओके, और यहाँ पे वैल्यू कुछ भी रख देते हैं, लेट मी से ए और ये बी। मेरे को यहाँ पे करना है क्रॉस प्रोडक्ट, ये मान लेते हैं टेबल आर और ये टेबल एस, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होगा, 1 1 1 ए, ठीक है, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ। तो फिर क्या होगा 1 1 देन 3 बी देन 1 2
1A होगा, 1 2 1A और 1 2 3B होगा। ठीक है, ये A एट्रीब्यूट, ये B एट्रीब्यूट, ये फिर से B एट्रीब्यूट, ये D एट्रीब्यूट। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट में ना एक गड़बड़ी हो जाती है, एक रिटर्डेंसी आ जाती है। सर क्या? देखो यहाँ पे ना A और D को अपने को मैप करना है। कब मैप करना है? जहाँ पे B का वैल्यू क्या हो, बराबर हो। ठीक है, B का वैल्यू क्या हो, बराबर। बड़ी सिंपल सी बात है, जहाँ पे B का वैल्यू बराबर होगा वहाँ पे A मैप करेगा क्या D को? हाँ बिल्कुल करेगा। इसका मतलब ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखो आ गई गड़बड़, ये वाला ना गड़बड़ एंट्री अपन डाल दी, ये गड़बड़ एंट्री है। किसी के नाम को किसी दूसरे के नाम के साथ मैच कर दिया, किसी के नाम को किसी दूसरे के सरनेम के साथ मैच कर दिया। मेरे हिसाब से आप आइडिया समझ रहे होंगे। तो ये आ गई रिटर्डेंसी। ये देखो यहाँ पे फिर से रिटर्डेंसी आ गई। ठीक है, रिटर्डेंसी नहीं चाहिए अपने को, रिटर्डेंसी नहीं चाहिए अपने को, सिर्फ यही चाहिए था। तो एक लाइन में अगर काम करना है तो आप क्या करोगे, नेचुरल ज्वाइन लगाओगे। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ और कंडीशन स्पेसिफाई कर दो कि इस वाले टेबल का जो B है वो बराबर होना चाहिए इस वाले टेबल के B के, तो भी आप क्या कर जाओगे, नेचुरल ज्वाइन लगा जाओगे। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ी मेहनत करनी होती है, कंडीशन अपने को स्पेसिफाई करनी होती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से समझते हैं और बेहतर आपको समझ में आएगा। अपने को सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम, ये अपने को एक क्वेरी दे के रखी है और नेचुरल ज्वाइन करना है अपने को ये वाली क्वेरी के साथ। ठीक है, दो क्वेरी में अपने को नेचुरल ज्वाइन करना है। तो देखो अपने को क्या बोल रहा है, इस लोन रिकॉर्ड वाले टेबल से सबसे पहले बोरोवर और बैंक मैनेजर को काट के निकाल लो। ठीक है सर, निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बोरोवर और बैंक मैनेजर, बोरोवर और बैंक मैनेजर इस तरीके से मैंने काट के निकाला। बोरोवर इज चिंटू, मिंटू एंड पिंटू और बैंक मैनेजर कौन है, राकेश, राकेश, गुलशन एंड राकेश। ठीक है, ये हमारे बैंक मैनेजर हैं। और ये टेबल को ना नाम दे दो, ये टेबल को नाम दे दो, ऐसा लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे। ठीक है, फ्रॉम लोन रिकॉर्ड एस नाम दे दो इस टेबल को। तो ठीक है सर, दे देते हैं नाम, क्या दिक्कत है। उसी तरीके से ना एक और टेबल बनाओ, जल्दी से एक और टेबल अपन यहाँ पे बनाए, ये इस तरीके से। और यहाँ पे ये यहाँ पे बोलते हैं बैंक मैनेजर और लोन अमाउंट यहाँ पे रख दो, बैंक मैनेजर और लोन अमाउंट यहाँ पे रख दो, लोन अमाउंट इस तरीके से। बैंक मैनेजर तो वही है आर, ठीक है, राकेश, गुलशन और राकेश। लोन अमाउंट जो है 10,000, देन 5,000, देन 7,000 इस तरीके से, राइट। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया और इस टेबल का भी नाम देने बोला है, टी नाम दे दो इस टेबल को। ठीक है सर, दे दिया अपन। ठीक, अब इसका नेचुरल ज्वाइन करना है। नेचुरल ज्वाइन कैसे करें, बड़ा सिंपल। ये जो आर है ये किसके साथ मैप करेगा, इसके और इसके साथ। मैं आपको बताया अभी एग्जैक्टली वही। ये जो है ये सिर्फ इसके साथ मैप करेगा और ये वाला जो आर है वो इसके साथ और इसके साथ मैप करेगा। तो बस इतना ही कर दो। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा हूँ, सी आर आर और ये 10,000। ठीक है, अब सी आर आर और ये 7,000। ठीक, अब ये वाला, ठीक है, एम मिंटू का अपन यहाँ पे मैप करें, ये जी और ये 5,000, ये सिर्फ इसके साथ मैप होगा। देन पी आर आर, ये अपन यहाँ पे लिखे आर आर 10,000 एंड 10,000। ये एक 7,000 हो जाएगा, एक 7,000 नीचे वाले के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को बताना था कितनी रोज, यहाँ पे कितने टपल आए, 1 2 3 4 5 टपल या फिर 5 रो। तो आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी 5। एग्जैक्टली यहाँ पे वही है, सी ऑप्शन। ठीक है, काउंटिंग करना है, सब कुछ काउंट कर लो, कितने टपल आए हैं उसको काउंट कर लो। 5 टपल आए, मेरे हिसाब से आप नेचुरल ज्वाइन करना सीख गए होगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से एक बड़ा शानदार क्वेश्चन है, गेट एग्जाम का क्वेश्चन है। इससे ना आपको को रिलेटेड क्वेरी का आइडिया लग जाएगा। बड़ा सिंपल है। देखो सबसे पहले ये देखो, ये अपने पास ये बुक नाम का एक टेबल दिया है जहाँ पे टाइटल है और प्राइस है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्या देखे रखा है, देखो थोड़ा ध्यान से देखना। सिलेक्ट टाइटल फ्रॉम बुक एस बी वेयर सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम बुक एस टी वेयर टी डॉट प्राइस शुड बी ग्रेटर देन बी डॉट प्राइस शुड बी लेस देन 5। ठीक है, ये इस तरीके से दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि को रिलेटेड क्वेरी क्या होती है। तो को रिलेटेड क्वेरी है क्या, ये एक बार देख के बताओ। बड़ी सिंपल सी बात है, बाहर का टेबल अंदर वाली क्वेरी में यूज हो रहा है। ये क्या है, देख के ही समझ में आ रहा है क्या है, को रिलेटेड क्वेरी है। और अगर ये को रिलेटेड क्वेरी है इसका मतलब ये है कि अपने को यहाँ पे को रिलेटेड क्वेरी जिस तरीके से एग्जीक्यूट करती है उस तरीके से इसको रन करना है। थोड़ा ध्यान से देखना।
और अपने को यहाँ पे ऑप्शन दे के रखा है, बड़े क्लोज ऑप्शन यहाँ पे दे के रखा है, टाइटल्स ऑफ द 4 मोस्ट एक्सपेंसिव बुक्स, टाइटल ऑफ द 5th मोस्ट इनएक्सपेंसिव बुक, 5वीं सबसे सस्ती बुक बता रहा है, ठीक है। या फिर ये क्या बोल रहा है कि टाइटल ऑफ द 5th मोस्ट एक्सपेंसिव बुक मिल रहा है अपने को, या फिर टाइटल ऑफ द 5 मोस्ट एक्सपेंसिव बुक मिल रहा है। तो अपने को ना इसको, क्योंकि बहुत क्लोज ऑप्शन है, एक एग्जाम्पल लेके वर्कआउट करते हैं। एक टेबल लेते हैं, बुक नाम का एक टेबल बनाते हैं। लेट मी ड्रॉ अ बुक नाम का टेबल, और एक बुक नाम का टेबल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, जहाँ पे 2 ही चीज़ डालना है, एक तो उसका टाइटल और एक तो उसका प्राइस। तो यहाँ पे लेट मी से ये बुक नाम का मेरा टेबल है, और यहाँ पे मैं 2 ही चीज़ डालूंगा, एक टाइटल और उसका प्राइस, ठीक है। ये टाइटल बुक का और प्राइस। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 5 से ज़्यादा नहीं गया है, तो एक काम करते हैं अपन, 5 बुक रख देते हैं, 6 बुक रख दें, इट विल बी बेटर, ठीक है। ए टाइटल प्राइस 1 रुपये, ठीक है, एकदम सस्ता सा एग्जाम्पल लेते हैं, 2 रुपये, ये 3 रुपये का बुक, ये 4 रुपये का बुक, ठीक, ये ई नाम का 5 रुपये का, और ये एफ नाम का एक 6, एक एक्स्ट्रा ले लिया मैं। इससे सारे के सारे टेस्ट केस यहाँ पे देख लेंगे अपन, चेक करके देख लेंगे। अब एक और टेबल बना लो जल्दी से। सर क्यों एक और टेबल बना रहे हैं? क्योंकि ना यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसी बुक टेबल का एलायस बना है। इस बुक टेबल को एक बार टी बोला है, और इस बुक टेबल का ना फिर से एस बी लिखा है, ठीक है। अपने को ये बी नाम का टेबल है, और यही टेबल अपने को क्या करना है, फिर से इसी के साथ कंपेयरिंग करना है। तो यहाँ पे क्योंकि एलायस बनाया, तो मैं एक टी नाम का टेबल ले लिया। इस वाले टेबल का नाम ना बुक ना बोल के अपन बी रखें, क्योंकि बी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये टी नाम का टेबल है, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है, छापा मारी बस कर दो। ये टाइटल, ये प्राइस, ठीक। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया A1, B2, देन C3, देन D4, देन E5, देन F6, मैं यहाँ पे डाल दिया। अब ना एक एक करके चेक करना है। मैं आपको बताया था कोरिलेटेड क्वेरी किस तरीके से चलती है, जल्दी से आपको याद दिला दूँ। क्वेरी Q1 है और इसके अंदर लिखी हुई है क्वेरी Q2। इसकी एक एंट्री के लिए पूरी की पूरी क्वेरी Q2 चलने वाली है। इसकी एक एंट्री पकड़ो, पूरी की पूरी क्वेरी Q2 चलाओ। इसकी एक एंट्री पकड़ो, पूरी की पूरी Q2 क्वेरी को चलाना है। अब थोड़ा ध्यान से देखना कैसे हो रहा है काम। इसकी एक वैल्यू के लिए, जैसे मैं इस वैल्यू को पकड़ा, इसकी एक वैल्यू के लिए पूरा का पूरा ये वाला टेबल को अपने को चेक करना है। और अपने को टेबल में क्या चेक करना है, टी का जो प्राइस है ना, टी वाले टेबल में जो प्राइस है शुड बी ग्रेटर देन बी में जो प्राइस है। तभी बी में प्राइस क्या है, अभी सिर्फ यही वाली एंट्री की बात करना और किसी की बात मत करना। तो बी में क्या प्राइस है, 1। तो सबको ना यहाँ पे चेक करके देखो, क्या 1 से बड़ा है, क्या 1 से बड़ा है, क्या 1 से बड़ा है, ये इस तरीके से चेक करके देखो। अब आप बताओ कहाँ कहाँ पे ट्रू आ रहा है। यहाँ ट्रू है क्या, नहीं। यहाँ पे ट्रू है क्या, हाँ 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 हाँ। तो 1 2 3 4 5 रिटर्न करके देगा क्या, हाँ। तो अपने को यहाँ पे क्या रिटर्न करके दे रहा है, सिलेक्ट काउंट स्टार बोलने का मतलब अपने को गिनती करना है, कितने आए, 5। तो ये 5। अब ये अपने को 5 रिटर्न किया। अब इसको चेक भी करना है, 5 क्या लेस देन 5 है क्या, नहीं। तो इसका मतलब ऐसे टाइटल को आपको सिलेक्ट नहीं करना है, ऐसे टाइटल को आपको सिलेक्ट नहीं करना है। तो इस वाले ए को अपने को सिलेक्ट नहीं करना है। सेम काम फिर से आगे अपन दोहराएंगे, सेम काम अपन दोहराएंगे। तो इस बार क्या होगा, इस वाले के करस्पॉन्डिंग अपन चेक करेंगे। तो ग्रेटर देन 2 अपन चेक करेंगे, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2। यहाँ पे सही है क्या, नहीं। यहाँ पे सही है क्या, नहीं। यहाँ पे हाँ हाँ, यस यस, 1 2 3 4। क्या 4 लेस देन 5 होता है क्या, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब इसका टाइटल प्रिंट हो जाएगा बी। अपने को इसको सिलेक्ट मानना है। वैसे ही आप इसको आगे एग्जीक्यूट करके बताओ। थोड़ा सा पॉज करो वीडियो, सोच के देखो, बड़ी सिंपल सी बात है। सी भी आ जाएगा, ठीक है, सी में और काम आ जाएगा, 3 लेस देन 5 चल जाएगा। तो सी भी आ जाएगा, डी भी आ जाएगा, ई भी आ जाएगा, एफ भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप मेरे को बता सकते हो ये क्या है। ये मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे किस तरीके से कोरिलेटेड क्वेरी का एग्जीक्यूशन होता है। एक टपल के लिए ये सारे के सारे को अपन को चेक करना है, एक टपल के लिए, ठीक है। ये होता है कोरिलेटेड क्वेरी, ठीक। तो ये क्या है, बी सी डी ई एफ, सबसे सस्ती वाली बुक को हटा दिया मैं, और जो मेरी 5 बुक है ना, 5 जो सबसे महंगी बुक है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक। ऑप्शन को देख लो, ऑप्शन में क्या हो जाएगा आंसर, टाइटल ऑफ द 4 मोस्ट एक्सपेंसिव बुक। भाई 5 मिल गया, यहाँ तो बकवास कर रहे हो आप। तो टाइटल ऑफ द 5th मोस्ट इनएक्सपेंसिव बुक, अगर ए आता, अगर ए वाले टाइटल का बुक आता तो इस केस में बी ऑप्शन सही होता, जो कि गड़बड़ है यहाँ पे।
टाइटल ऑफ 5th मोस्ट एक्सपेंसिव बुक। क्या एक ही बुक अपने को मिल रही है क्या? नहीं, अपने को तो 5 बुक मिल रही है। टाइटल ऑफ द 5 मोस्ट एक्सपेंसिव बुक बिल्कुल एप्रोप्रिएट ऑप्शन है मेरे हिसाब से। आपको आइडिया समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से एक बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ये अपने पास एक एम्प्लॉय टेबल दिया हुआ है, देन कस्टमर टेबल दिया हुआ है। एम्प्लॉय टेबल के अंदर EMP ID एट्रीब्यूट है, देन EMP नेम है, EMP डिपार्टमेंट है। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ एट्रीब्यूट्स है, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एक एम्प्लॉय टेबल है, यहाँ पे एक कस्टमर टेबल है, ठीक है। और नीचे यहाँ पे लिखा है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ID। ये जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ID है ये फॉरेन की है, जो कि रिफर कर रहा है एम्प्लॉय ID को। बोलने का मतलब क्या, फॉरेन की यहाँ पे लिखा है। तो देखिए ऐसा है, ये फॉरेन की का मतलब क्या होता है, फॉरेन की एक ऐसा की है जो कि सबसेट है किसका, प्राइमरी की का। ठीक है, तो प्राइमरी की कौन है, प्राइमरी की है मेरा EMP ID। ठीक है, इसका मतलब मैं भी आपको समझा देता हूं, एक एक करके आपको हर चीज समझ में आ जाएगा। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ID इज फॉरेन की रिफरिंग टू एम्प्लॉय ID। बोलने का मतलब ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ID की जो भी वैल्यू होगी वो कहां से अपन लेंगे, वो एम्प्लॉय ID से ही लेंगे। बोलने का मतलब ये है कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ID एक एम्प्लॉय ही है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एक एम्प्लॉय ही है जो कि कस्टमर को कुछ ना कुछ बेचा होगा। ठीक है, वेरी गुड। इसका मतलब वही है कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भी एक कस्टमर एक एम्प्लॉय भी होगा, राइट। उसके बाद लिखा है एज्यूम दैट ईच एम्प्लॉय मेक्स अ सेल टू एटलीस्ट, एक कस्टमर को तो सेल करेगा ही। व्हाट डज द फॉलोइंग क्वेरी रिटर्न। ये क्वेरी आपके सामने है, ये 3 लाइन की क्वेरी दिया हुआ है। ये पूछ रहा है कि क्या रिटर्न करे। ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन बोलता है नेम्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉय विद एटलीस्ट वन ऑफ देयर कस्टमर हैविंग अ गुड रेटिंग। फिर अगला ऑप्शन बोलता है नेम ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज, इसमें एटमोस्ट वन ऑफ देयर कस्टमर हैव अ गुड रेटिंग। अगले वाले में नन ऑफ देयर कस्टमर हैव गुड रेटिंग। और लास्ट ऑप्शन में नेम ऑफ सारे एम्प्लॉय, जहां पे सारे विथ ऑल ऑफ देयर कस्टमर हैविंग गुड रेटिंग। ठीक है, अपन क्या करेंगे, फिर से एक एग्जांपल पे वर्कआउट करके देखेंगे। वैसे ये बिना वर्कआउट करके भी अपन कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। वो काम अपन धीरे धीरे सीखेंगे, किस तरीके से क्वेरी देख के ही समझ जाएगी कौन सा ऑप्शन सही है। लेकिन एट द बिगिनिंग आपको इसी फॉर्मेट में करना है। एग्जांपल पे वर्कआउट करके करोगे तो 100% श्योर होगी कि आंसर यही होगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे अपन यहाँ पे क्या किए, एक एम्प्लॉय टेबल बना लेते हैं, एक कस्टमर टेबल बना लेते हैं। ठीक, एक एम्प्लॉय टेबल मैं एक दूसरे पेज में बनाता हूँ, इट विल बी मोर एंड मोर क्लियर। ये एक एम्प्लॉय टेबल अपन बनाए। एम्प्लॉय टेबल के अंदर अपन क्या क्या डालें, एम्प्लॉय का ID डाल देते हैं, एम्प्लॉय का ID, देन एम्प्लॉय का नाम डाल देते हैं, एम्प्लॉय का नाम डाल दिए। देन एक चीज़ और होगा, ये है एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट। ठीक है, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट भी डाल देते हैं, MPDEPT। ठीक है, वेरी गुड। ये हमने एक टेबल बना लिया, राइट। अब उसके बाद एक और अपन टेबल बना लेते हैं, कस्टमर टेबल। ठीक, ये कस्टमर टेबल अपन यहाँ पे बना लेते हैं। ये दो, यहाँ पे कस्टमर की ID डाल देते हैं, कस्टमर ID, देन कस्टमर का नाम होगा, कस्टमर डायरेक्टली C नेम लिख देता हूँ। ठीक है, कस्टमर का नाम है। देन अपने पास सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ID है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ID डायरेक्टली लिख देता हूँ। और लास्ट में अपने पास क्या है, रेटिंग है। ठीक है, ये रेटिंग है, अपन ये लिख दिया मैंने। अब ना ये टेबल को थोड़ा फिल करते हैं। जैसे लेट मी से मेरे पास एम्प्लॉय है, फर्स्ट, सेकंड, देन थर्ड। एम्प्लॉय का नाम ABC डाल देते हैं। देन एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट लेट मी से D1 डिपार्टमेंट से, ये D2 से, ये D3 से। ठीक है, मान लिया अपन। यहाँ पे एक ऐसा कस्टमर है, मान लेते हैं कस्टमर ID अपन डाल देते हैं, लेट मी से 1। ठीक है, कस्टमर ID 1 अपन डाले। और ये यहाँ पे EMP ID जो है वो प्राइमरी की है, मतलब यहाँ पे सारी की सारी यूनिक वैल्यूज ही होंगी। ठीक है, कस्टमर का नाम दे देते हैं R। देन इसको ना मान लेते हैं कि अपन ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ID लिखा हुआ था, ये क्या है, ये है मेरा फॉरेन की, जो कि रिफर कर रहा है इसको। इसका मतलब इसके अंदर जो भी वैल्यू आएंगी ना, वो कहाँ से आएंगी, EMP ID से ही आएगा। ठीक है, और कुछ आप एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं डाल सकते यहाँ पे। तो लेट मी से ये फर्स्ट वाला एम्प्लॉय जो है, ये R कस्टमर को कुछ बेचा होगा और गुड रेटिंग उसने दिया। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये कस्टमर नंबर 2 जो है उसका नाम RS ले लेते हैं, और इसको भी फर्स्ट वाला ही जो हम लोग का एम्प्लॉय है वो बेचा होगा, और इसकी भी रेटिंग क्या है, गुड अपन लिख देते हैं।
और मान लेते हैं ये जो थर्ड वाला जो कस्टमर है, मान लेते हैं कि ये वाले एम्प्लॉय से कुछ खरीदा होगा, RSU ले लेते हैं, और एक और कस्टमर ले लेते हैं जो कि ये वाले एम्प्लॉय से खरीदा होगा कुछ, ठीक है। ये 2 और ये 3, इन दोनों की रेटिंग एक काम करते हैं, बैड कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एक डमी टेबल बना लिया। अब इस टेबल पे अपन एक बार क्वेरी रन करके देखते हैं और उसके बाद आउटपुट क्या आएगा उसको गेस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये सिलेक्ट EMP नेम फ्रॉम एम्प्लॉय ई, ये हम लोग का बाहर का टेबल है। इस बाहर के टेबल को क्या अपन अंदर यूज़ करें क्या? हाँ, इसका मतलब क्या, ये कौन सी क्वेरी है? कोरिलेटेड क्वेरी है। कौन सी क्वेरी? कोरिलेटेड क्वेरी है। और कोरिलेटेड क्वेरी का एग्जीक्यूशन कैसे होता है वो मैंने आपको बता के रखा हुआ है, वो मैंने आपको बता दिया। कोरिलेटेड क्वेरी के लिए क्या होता है, एक एक वैल्यू के लिए सारा का सारा ये जो अंदर वाला क्वेरी है वो चलने वाला है। सर कैसे होगा, एक बार करके बताओ तभी समझ में आएगा। बताते हैं, एक एक करके बताते हैं। देखो सबसे पहले सिलेक्ट EMP नेम फ्रॉम एम्प्लॉय ई, ठीक है। EMP नेम फ्रॉम एम्प्लॉय ई अपन निकाल लेते हैं। ये एम्प्लॉय टेबल है अपना, ये एम्प्लॉय टेबल, और ये जो है मेरा वो आई गेस कस्टमर टेबल होगा, टेबल, ओके कोई इशू नहीं है। ये है मेरा कस्टमर टेबल, कस्टमर टेबल, ठीक है, वेरी गुड। अब ये चीज़ अपन समझ गए, तो अपने को क्या करना है, यहाँ पर से एम्प्लॉय नेम निकालना है, EMP नेम निकालना है सारे के सारे से। तो EMP नेम निकाल लेता हूँ, ABC, ये मेरा EMP नेम आ गया, ठीक है। वेयर नॉट एग्जिस्ट लिखा है, वेयर नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अंदर वाली क्वेरी, एक एक वैल्यू के लिए पूरा अंदर वाला क्वेरी चलने वाला है, ठीक है। और नॉट एग्जिस्ट कीवर्ड का आपको यहाँ पे एग्जैक्टली मतलब समझ में आएगा, क्या मतलब है इसका मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो सिलेक्ट कस्टमर ID फ्रॉम कस्टमर सी, अपने को ना अब अंदर वाली क्वेरी पे आ जाओ, अंदर वाली क्वेरी पे आ जाओ। अंदर वाली क्वेरी क्या रिटर्न करके दे रही वो अपन निकाल लेते हैं। कस्टमर ID निकालो कस्टमर टेबल से, जहां पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ID और EMP ID सेम है, ठीक है। और रेटिंग क्या होनी चाहिए? नॉट, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, इसका मतलब क्या होता है? नॉट इक्वल, नॉट इक्वल टू गुड, ठीक है। जहां पे रेटिंग जो है गुड नहीं होना चाहिए और C.सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ID बराबर होना चाहिए E.EMP ID से। बोलने का मतलब अपन यहां पर से क्या किए, अपन यहां पर से ना जहां पे गुड रेटिंग नहीं है, ये दोनों में गुड रेटिंग नहीं है, साथ ही साथ ऐसी जगह जहां पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ID और ये जो EMP ID है वो सेम है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ID और EMP ID सेम है, ऐसे लोगों का अपने को क्या चाहिए? कस्टमर ID चाहिए। कस्टमर ID वहाँ पे क्या है? 3 और 4, ये मैंने निकाल लिया 3 और 4। अंदर वाली क्वेरी ये रिटर्न करके दे रही है। अब ना अपने को क्या करना है, ये 3 4 रिटर्न करके दे रहा है। अब ना अपने को क्या करना है, यहाँ पे ना अपने को चाहिए EMP का नाम, अपने को ऐसे एम्प्लॉय का नाम चाहिए। अगर ये नॉट एग्जिस्ट नहीं लिखा होता तो क्या होता, हम ना ऐसे एम्प्लॉय का नाम पता कर रहे होते जो कि उन कस्टमर को कुछ बेचा होता, ठीक है। उन कस्टमर बोलने का मतलब ये जो मेरे को निकल के आया है ना, ठीक है, बैड रेटिंग वाले कस्टमर, मैं वो करता क्या, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं अगर यहाँ पे नॉट एग्जिस्ट नहीं लिखा होता तो मैं क्या कर रहा होता, ऐसे एम्प्लॉय का नेम निकालता जो कि इन कस्टमर को कुछ बेचा होता, लेकिन नॉट एग्जिस्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब ऐसे एम्प्लॉय का नाम निकालना है जो कि इन कस्टमर को नहीं बेचा है कुछ भी। मतलब नॉट एग्जिस्ट क्या कर देता है, जस्ट रिवर्स कर देता है जो अपने को चाहिए, ठीक है। तो अपने को पता है 3 और 4 को कौन कौन बेचा है, एम्प्लॉय नंबर 2 बेचा है, एम्प्लॉय ID जिसका 2 है और जो 3 है, ये लोग बेचे हैं ये कस्टमर को। मेरे को ये दोनों नहीं चाहिए, ठीक है, मेरे को ये दोनों नहीं चाहिए, मेरे को जो बचा कुचा एम्प्लॉय है उसका ID चाहिए। तो असलियत में ना फाइनल में अपने को क्या रिटर्न करके दे रहा है, ऐसा एम्प्लॉय का ID अपने को मिल रहा है, ऐसे एम्प्लॉय का ID मिल रहा है। 1 मिल रहा है क्या अपने को लास्ट में आउटपुट, यस। तो इसका मतलब ऐसे एम्प्लॉय का नेम मिल रहा है, ID नहीं, अपने को नेम निकाल के देना है, ये नेम अपन निकाल दिए। ऐसे एम्प्लॉय का नाम मिल रहा है जहां पे उसकी रेटिंग देख सकते हैं आप, रेटिंग क्या है, दोनों जगह पे गुड है, ठीक है। ऐसे एम्प्लॉय का नेम मिल रहा है जहां पे उसकी रेटिंग क्या है, गुड है। तो आप खुद बताओ यहाँ पे ऑप्शन में क्या चीज सही होगा, ऐसे एम्प्लॉय का नाम जिसके सारे के सारे रेटिंग क्या हो, गुड हो। आप खुद ही गेस करके बताओ। नेम ऑफ ऑल द एम्प्लॉय विद एटलीस्ट वन ऑफ देयर कस्टमर हैव अ गुड, एटलीस्ट वन नहीं भाई, ऑल की बात करें, एटमोस्ट नहीं, एटमोस्ट वन नहीं, दो लोग ऐसे हैं जो कि गुड रेटिंग यहाँ पे दे रहे हैं, तो एटमोस्ट भी नहीं, नन गुड रेटिंग वाला ऐसा तो नहीं मिल रहा है। अगर नॉट एग्जिस्ट नहीं लिखा होता ना, नॉट एग्जिस्ट नहीं लिखा होता तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होता,
आप आइडिया फॉलो कर पा रहे होगे। इसीलिए डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे नॉट एग्जिस्ट कीवर्ड का अपन यूज सीख रहे थे। तो मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आएगा कि नॉट एग्जिस्ट कीवर्ड का आखिर असलियत में मतलब क्या है। आपको क्या करना है, इस अंदर वाली क्वेरी को अपन चलाए और नॉट एग्जिस्ट लिखा है, इसका मतलब जस्ट उल्टा कर देना है जो आप सोच रहे होगे। जैसे अगर ये नॉट एग्जिस्ट नहीं होता तो वो सारे इंप्लॉय का नाम मिलता, वो सारे इंप्लॉय का नाम मिल रहा होता जो कि इन कस्टमर को बेचा होता कुछ, लेकिन उनका नहीं चाहिए, उनके अलावा चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से आप आइडिया फॉलो कर पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से एक बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन ये भी, ये इंप्लॉय है। अब ठीक है, एक काम करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को ना अपन बिना टेबल बना के करके एक बार देखते हैं, एक बार ट्राई मार के देखते हैं कि क्या अपन बिना टेबल के या फिर बिना किसी एग्जाम्पल के वर्कआउट करके क्या अपन गेस कर पाते हैं क्या आंसर क्या है। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। देखो किस तरीके से अपन कर सकते हैं। ये मेरे पास एक इंप्लॉय टेबल है, वहाँ पे एट्रीब्यूट है, नेम है, जेंडर है, सैलरी है, डिपार्टमेंट नेम है, राइट। अब अपने को एक क्वेरी देके रखा है, ये 3 लाइन की क्वेरी देके रखा है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, इज एवरीथिंग विजिबल और नॉट। आई गेस सारी चीज़ें विजिबल तो हैं, मैं अपने आप को लेकिन तो भी थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ओके, नो इशू। अब देखो यहाँ पे सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जेंडर अपना मेल होना चाहिए, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट कुछ कर रहे हैं, एवरेज सैलरी, हाँ कुछ अजीब टाइप का लिखा है सर, नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे नहीं बनता क्वेश्चन। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो थोड़ा ऑप्शन को एक बार रीड कर लो। एवरेज सैलरी इज मोर देन द एवरेज सैलरी इन द कंपनी। ओके, द एवरेज सैलरी ऑफ द मेल एम्प्लॉय इज मोर देन द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द मेल एम्प्लॉय इन द कंपनी। अच्छा ठीक है, उसके बाद फिर एवरेज सैलरी ऑफ द मेल एम्प्लॉय इज मोर देन द एवरेज सैलरी इन द सेम डिपार्टमेंट। अच्छा ठीक है, और लास्ट बोला है एवरेज सैलरी ऑफ द मेल एम्प्लॉयज मोर देन द एवरेज सैलरी इन द कंपनी। सर कुछ समझ में नहीं आया, अपन तो एकदम कंफ्यूज हो जाते और ना इस क्वेश्चन को या तो तुक्का मार देते या तो उसमें थोड़ा बहुत कुछ ट्राई करते। मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से पहले क्वेरी को एनालाइज कर लो, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बड़े क्लोज हैं, ऑप्शन बड़े क्लोज है। अपने को ना क्वेरी को एनालाइज करना है। मेरे को सबसे पहले यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा ग्रुप बाय स्टेटमेंट के बारे में, बड़ा शानदार क्लॉज है ग्रुप बाय क्लॉज, ठीक है। और जब भी ग्रुप बाय क्लॉज का अपन यूज करते हैं तो ये जो चीज़ लिखा है और जो ग्रुप बाय अपन जिसके टर्म्स में करते हैं ये दोनों बराबर होना चाहिए, नहीं तो एरर आ जाएगा आपकी क्वेरी में, ठीक है, एरर आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, ऐसे डिपार्टमेंट का नाम निकाल रहे हैं जो कि फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल जो कि मेल हो, मतलब ऐसे लोगों का यहाँ पे अपन निकाल रहे हैं, ऐसे डिपार्टमेंट के नाम निकाल रहे हैं जहाँ पे क्या है, मेल हैं, कुछ मेल की बात कर रहा है, जहाँ पे ना एवरेज सैलरी, क्योंकि डिपार्टमेंट से ग्रुप बाय किए हैं तो एवरेज सैलरी ये किसका मिलेगा, अपने को डिपार्टमेंट का मिलेगा क्या, राइट। जहाँ पे डिपार्टमेंट की सैलरी जो है वो ज़्यादा है, सिलेक्ट यहाँ पे अंदर वाली क्वेरी क्या करें, सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब यहाँ पे अपन कोई ग्रुप बाय नहीं किया, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, पूरे के पूरे कंपनी के एम्प्लॉयज का एवरेज निकलेगा। ये किसका एवरेज है, कंपनी के सैलरी का एवरेज है, कंपनी के सैलरी का एवरेज। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि डिपार्टमेंट का जो एवरेज सैलरी है ना वो ज़्यादा है कंपनी के एवरेज सैलरी के, कुछ ऐसा करना चाह रहा है क्वेरी, डिपार्टमेंट का एवरेज सैलरी ज़्यादा है कंपनी के एवरेज सैलरी से, ठीक है। और सारे के सारे वहाँ पे मेल होने चाहिए, मेल की भी बात करनी चाहिए क्वेरी। अब फिर से ऑप्शन को एक बार एनालाइज करके देखते हैं, ऑप्शन को एक बार देखते हैं एनालाइज करके। द एवरेज सैलरी इज मोर देन द एवरेज सैलरी इन द कंपनी, सही बात बोल रहा है ये ऑप्शन। एवरेज सैलरी बोलने का मतलब डिपार्टमेंट के एवरेज सैलरी की बात कर, ये सही बोल रहे हैं, लेकिन ना यहाँ पे मेल की बात नहीं की है, मेल की बात नहीं की, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। बाकी बोल सही रहा है, एवरेज सैलरी ऑफ द मेल एम्प्लॉय इज मोर देन द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द मेल एम्प्लॉयज इन द कंपनी। तो एवरेज सैलरी मेल एम्प्लॉय की ज्यादा है, ये तो बात सही है, देन द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द मेल एम्प्लॉय इन द कंपनी। बोलने का मतलब, अब भाई कंपनी में अपन ऐसा कर रहे हैं क्या, कंपनी, ये कंपनी वाली क्वेरी है और ये डिपार्टमेंट वाली क्वेरी है, तो कंपनी वाली क्वेरी में आप खुद सोच के देखो, क्या अपन ऐसा करें क्या कि सारे के सारे, क्या यहाँ पे लिखा है ऑल द मेल एम्प्लॉयज की बात की है, यहाँ पे अंदर वाली क्वेरी में अपन कोई कंस्ट्रेंट डालें क्या कि सिर्फ मेल एम्प्लॉयज होने चाहिए, नहीं ऐसा तो नहीं किया है, यहाँ पे फीमेल एम्प्लॉयज की भी एवरेज होगा, ठीक है। तो इसीलिए बी ऑप्शन क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, ठीक है। नहीं तो बात ये भी सही कर रहे हैं, अगर मैं अंदर वाली क्वेरी में ना मेल एम्प्लॉयज का कोई कंस्ट्रेंट डाल दूं ना तो ये भी क्वेरी सही हो जाती। तो मेरे हिसाब से आप ये दोनों ऑप्शन समझ पाओगे कि क्यों गलत है।
थर्ड ऑप्शन देखते हैं, एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉयज मोर देन द एवरेज सैलरी इन द सेम डिपार्टमेंट। तो एवरेज सैलरी सारे मेल एम्प्लॉय की ज्यादा है एवरेज सैलरी इन द सेम डिपार्टमेंट। तो फिर से देख लेते हैं, क्या अपन यहाँ पे एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉय, ठीक है, एक बार देख लेते हैं ऑप्शन क्या बोल रहा है, एवरेज सैलरी ऑफ द मेल एम्प्लॉय इज मोर देन एवरेज सैलरी इन द सेम डिपार्टमेंट। नहीं भाई, यहाँ पे क्या है, डिपार्टमेंट की सैलरी कंपनी के सैलरी से ज्यादा है, और ये बकवास करे ऑप्शन। ये बोलता है कि मेल एम्प्लॉयज की जो सैलरी है वो ज्यादा है उसके डिपार्टमेंट। तो ये तो साफ साफ गलत स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। मेरे हिसाब से आप एनालाइज कर पा रहे होगे। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल जा सकते हो टेबुलर फॉर्मेट में, आपको 100% वहाँ पे सही आंसर आपको वहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है। और लास्ट ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं। अब मेरे हिसाब से ABC अगर गलत है तो D ऑप्शन सही होगा, लेकिन एक बार देख लेते हैं, एवरेज सैलरी ऑफ सारे के सारे मेल एम्प्लॉय इज मोर देन द एवरेज सैलरी इन द कंपनी। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, एवरेज सैलरी ऑफ द मेल एम्प्लॉय की बात की है, मतलब कि क्योंकि अपन ग्रुप बाय किए हैं डिपार्टमेंट, तो ये एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉय क्या डिपेंड कर रहा है कि डिपार्टमेंट के जो भी मेल एम्प्लॉयज हैं उनका सैलरी ज्यादा है किससे, एवरेज सैलरी इन द कंपनी से। एग्जैक्टली ये क्वेरी यही काम कर रहे हैं, एवरेज सैलरी अपन डिपार्टमेंट की ज्यादा है किससे, कंपनी से। साथ ही साथ अपन सिर्फ ऐसे डिपार्टमेंट में किन लोगों की बस बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मेल की बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आया होगा किस तरीके से अपने को क्वेरी को एनालाइज करना है, राइट। क्वेरी को अपने को किस तरीके से एनालाइज करना है और ऑप्शन पे जाना है, ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। नहीं आया कोई इशू नहीं, आप क्या कर सकते हो, टेबुलर फॉर्मेट से बिल्कुल जा सकते हो, ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से एक बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको भी अपन जल्दी से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है अपने पास, मैं अपने आप को फिर से थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ओके देखिए फिर से आइडिया वही है कि अपने पास दो टेबल है, एक एनरोल टेबल है और साथ ही साथ एक पेड टेबल है, राइट। एक एनरोल टेबल है और एक पेड टेबल है। अब यहाँ पे ना ये अंडरलाइन पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसका मतलब ये जो है वो क्या है, प्राइमरी की है। ये क्या है, प्राइमरी की। ये दोनों मिला के क्या है, प्राइमरी की। और ये वाले टेबल में ना ये वाला जो है ये प्राइमरी की है, राइट। और यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दिया कि कोई इंटीग्रिटी वायलेशन नहीं है, ठीक है, कोई भी कंस्ट्रेंट का वायलेशन नहीं है। क्वेरी 1 क्या बोलता है कि सिलेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम एनरोल्ड वेयर स्टूडेंट इन। इस वाले क्वेश्चन में ना आपको इन कीवर्ड के बारे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। इन कीवर्ड कुछ नहीं, अपन कंपेयर कर रहे हैं, एक वैल्यू के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं, सारी की सारी वैल्यू के साथ कंपेयर करें। क्या करें, ये कोरिलेटेड क्वेरी नहीं है अपने को, लेकिन सारे के सारे वैल्यूज के साथ एक बार में कंपैरिजन करना है, इसीलिए इन कीवर्ड का यूज किए। नहीं तो आप इक्वल का भी यूज कर सकते थे, राइट। इन कीवर्ड इक्वल एक ही है, लेकिन इन कीवर्ड से ना असलियत में इन का मतलब है इंक्लूड, मतलब कि एक बार में एक से ज्यादा वैल्यू पे अपन कंपेयर करेंगे। देखो यहाँ पे सिलेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम एनरोल्ड, अपने को क्या करना है, फिर से एक काम करते हैं, इसको ना फिर से वर्कआउट करके देखते हैं, किसी एक एग्जांपल से वर्कआउट करके देखते हैं। अपने पास ना दो टेबल हैं, एक एनरोल्ड टेबल है और एक पेड टेबल है, ठीक है। एनरोल्ड टेबल, ठीक है, एनरोल्ड टेबल है अपने पास, राइट। ये मेरे पास एनरोल्ड टेबल और यहाँ पे स्टूडेंट है और कोर्स है। ये स्टूडेंट है और मेरे पास क्या है, कोर्स है, राइट। ओके, ये कोर्स, ठीक सर, ये भी चीज़ समझ गए। अब ना यहाँ पे अपन ना कुछ स्टूडेंट डाल देते हैं। लेट मी से स्टूडेंट ए है जो कि कोर्स C1 पढ़ रहा है, और एक स्टूडेंट B है जो कि कोर्स 2 पढ़ रहा है, लेट मी से, और एक स्टूडेंट 3 है जो कि अपन मान लेते हैं, एक काम करते हैं, स्टूडेंट B को भी कोर्स 1 ही पढ़ा देते हैं, और स्टूडेंट C जो है वो कोर्स 2 पढ़ रहा है, ठीक है। छोटा सा टेबल है, अपने को बस एनालिसिस करना है। और एक पेड टेबल है, ठीक है। कोर्स में लोग एनरोल तो हो गए, लेकिन अब कौन सा स्टूडेंट पे किया है वो अपने को इस टेबल से पता चलेगा। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट एंट्री अपन डाल दिए और साथ में कितना अमाउंट वो लोग पे किए, कितना अमाउंट वो लोग पे किए, पेड अमाउंट, ठीक है। यही क्या, ओके, अमाउंट है, ठीक है। लेट मी इरेज दिस, ओके, पेड कितना अमाउंट लोग पे किए, ये अमाउंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से काम हो रहा है। देखिए ये मैं यहाँ पे डाल दिया, मान लो कि ये जो C स्टूडेंट है ना, ये मान लो ये एनरोल किया है और पे नहीं किया, मान लेते हैं। तो ये स्टूडेंट A है, ये स्टूडेंट B है। मान लो स्टूडेंट A 10 रुपये में आ गया, मान लो 10,000 या फिर कुछ भी आप मान लो, और यहाँ पे ये जो है ये 20,000 में आया है, ठीक है। अब देखो अपने को ना इसको एनालाइज करना है। पहली क्वेरी क्या बोलता है, सिलेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम एनरोल्ड वेयर स्टूडेंट इन। तो अपने को सारे के सारे स्टूडेंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, ABC, वेयर
वेयर यहाँ पे लिया है, स्टूडेंट इन, अब स्टूडेंट इन, अब अंदर वाला क्वेरी क्या बोलता है, क्योंकि ये कोरिलेटेड क्वेरी नहीं है, कोरिलेटेड क्वेरी नहीं है, तो इसका मतलब अंदर वाली क्वेरी को पहले चला लो, उसके बाद फिर बाहर वाली क्वेरी को चला लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई यहाँ पे इशू नहीं होगा, इंडिपेंडेंटली चला लो। सिलेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम पेड, तो सारे के सारे स्टूडेंट पेड से निकाल लो, ए और बी, और ना मेरे को इनके बीच में क्या करना है, इन कीवर्ड लगा है, ठीक है, ये इन ये, तो एक एक करके कंपैरिजन करेगा, क्या ये यहाँ पे है क्या, हाँ है, तो ए आएगा, क्या ये यहाँ पे है क्या, हाँ है, तो ये आएगा, क्या ये यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो ये नहीं आएगा। ए और बी, पहली वाली क्वेरी अपने को क्या रिटर्न किया, ए और बी, ए आया आंसर में और बी भी आया आंसर में, ठीक है। अब क्वेरी नंबर 2 चला के देखते हैं। अपने को ना इस क्वेश्चन में बताना कि अपने को ये क्वेरी Q1, Q2, Q3 और Q4 चला के देखना है और बताना है कि क्या सारे के सारे सेम आउटपुट दे रहे हैं, या फिर Q2, Q4 सेम आउटपुट दे रहा है, या फिर Q3 जो है ये मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आया होगा, ठीक है। अब सेकेंड वाली क्वेरी में क्या है, सिलेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम पेड, अब फिर से एनरोल्ड वाले टेबल से अपन स्टूडेंट को निकाल लेते हैं, तो इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, एनरोल्ड वाले से अपन निकाल लेते हैं और सेम वही है, बस उल्टा कर दिया है, पेड के स्टूडेंट ये, एनरोल्ड के स्टूडेंट ये एनरोल्ड वाले इन और पेड के स्टूडेंट ये करने बोला है, बस उल्टा कर दिया है। फिर से ये और ये आ जाएगा, मेरे हिसाब से आप आइडिया फॉलो कर पा रहे होगे, ए और बी, तो इस वाली क्वेरी का भी आंसर क्या आएगा, ए और बी ही आएगा, ठीक है। अब थर्ड वाला ऑप्शन क्या बोलता है, थर्ड वाला ऑप्शन भी जल्दी से देख लेते हैं। अपने को क्या करना है, सिलेक्ट ई डॉट स्टूडेंट फ्रॉम एनरोल्ड ई, कॉमा यहाँ पे लगा है, इसका मतलब क्या, अपन क्या करें, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो ठीक है, अपने को क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो दोनों टेबल को ना आप क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, दोनों टेबल को अगर अपन क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, मैं यहीं पे क्रॉस प्रोडक्ट कर देता हूँ सबसे पहले, और उसके बाद फिर कंडीशन को अपन लगाएंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट अपन कर रहे हैं, तो लेट मी से A7 A10 देन ए, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ठीक है, A7 B20 देन B7 A10 देन B7 B20 देन C2 A10 देन C2 B20, ये सारे के सारे क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद है। अब ना अपन यहाँ पे कंडीशन भी देख लेते हैं कि अपने को ना E डॉट स्टूडेंट शुड बी इक्वल टू P डॉट स्टूडेंट, मतलब कि यहाँ पे जो स्टूडेंट है और यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो बराबर होना चाहिए, मतलब बोलने का मतलब वो नेचुरल जॉइन ही लगा रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये वाला ये गायब हो जाएगा, ये भी गायब हो जाएगा, और मेरे हिसाब से ये वाला भी गायब और ये वाला भी गायब, तो इसका मतलब क्या आएगा, सिर्फ ये दोनों आएगा क्या, यस। और अपने को क्या चीज़ चाहिए यहाँ पर से, अपने को चाहिए E डॉट स्टूडेंट, E डॉट स्टूडेंट, तो E डॉट स्टूडेंट मतलब यहाँ के स्टूडेंट अपने को चाहिए, कौन है स्टूडेंट, ए है और बी है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा, थर्ड वाला क्वेरी भी ए और बी ही रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट वाला क्वेरी क्या कर रहा है, सिलेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम पेड वेयर एग्जिस्ट, ये वाले क्वेरी में एग्जिस्ट कीवर्ड का आपको समझ में आया। एग्जिस्ट कीवर्ड कुछ नहीं, फिर से बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे इंक्लूड काम करते हैं। अपन चेक करते हैं क्या ये अंदर वाली क्वेरी में ये बाहर वाला चीज एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है। कैसे, ये देखिए, सिलेक्ट स्टार, सिलेक्ट सब कुछ फ्रॉम एनरोल्ड, सब कुछ फ्रॉम, पहले अंदर वाली क्वेरी अपन चला लेते हैं। सर एक चीज और, यहाँ पे ना ये कोरिलेटेड क्वेरी है, तो ध्यान रखना इसको कोरिलेटेड क्वेरी के फॉर्म में अपने को चलाना है। तो किस तरीके से चलाएंगे, तो अपने को पता है बाहर वाली क्वेरी क्या बोलती है, सिलेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम पेड, अपने को सारे के सारे स्टूडेंट निकालो पेड में से, ये ए बी हो गया, ठीक है। और अपने को एग्जिस्ट कीवर्ड का यूज करें, एग्जिस्ट, और अंदर वाली क्वेरी में से क्या क्या निकल रहा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एनरोल्ड, स्टार मतलब सब कुछ एनरोल टेबल में से निकाल लो, जहां पे क्या हो, एनरोल डॉट स्टूडेंट इज इक्वल टू पेड डॉट स्टूडेंट, एनरोल डॉट स्टूडेंट इज इक्वल टू पेड डॉट स्टूडेंट, ये दोनों कहाँ पे, क्या सिर्फ यहीं पे है क्या, हाँ, यहाँ का सब कुछ निकाल लो। तो A7 A10 ये आ जाएगा, और साथ ही साथ B7 B20 ये आ जाएगा सब कुछ। और अपने को ना यहाँ पे चेक करना है कि ये A एग्जिस्ट करता है कि अंदर में, हाँ, क्या B एग्जिस्ट करता है कि अंदर में, हाँ, इसका मतलब A और B। लास्ट वाली क्वेरी भी A और B निकाल के दे रही है, क्योंकि बाहर अपने को क्या करना है, यहाँ पे कोरिलेटेड क्वेरी चलाना है। तो कोरिलेटेड क्वेरी क्या बोलता है, इस वाले को कंपेयर करो सबके साथ, तो A इसके साथ कंपेयर हुआ, A इसके साथ भी कंपेयर हुआ, तो आएगा क्या, आएगा तो सिर्फ A और B ना, 20 के साथ कंपेयर होगा तो नहीं आएगा, 20 के साथ कंपेयर होगा तो आ जाएगा, तो आउटपुट क्या आएगा, A और B ही आएगा।
तो मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आया होगा कि सारी की सारी क्वेरी ए और बी ही रिटर्न करिए। तो आंसर मेरे हिसाब से बताने की ज़रूरत नहीं है, आंसर बिल्कुल सही बात है कि हमेशा क्या आएगा, ए ऑप्शन, इस वाले क्वेश्चन में ए ऑप्शन सही आंसर आएगा। सर लेकिन ये तो अपने को समझ में आ गया, ठीक है, ये तो अगर कोई दूसरा क्वेश्चन होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, आप यहाँ पे वर्कआउट करके देखते और इस तरीके से अपन चेक कर लेते। किसी किसी लोगों के मन में एक डाउट आ सकता है, सर अगर डुप्लीकेट एंट्री हुई तो क्या होगा? क्या डुप्लीकेट एंट्री में क्या अपन ए बी बी और ए बी को सेम मानेंगे या नहीं मानेंगे? ये किसी किसी के मन में आ सकता है डाउट। अगर आप सोच सकते हो तो ठीक है, अगर आप एकदम अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो ये डाउट आपके मन में आ सकता है कि एक एग्जांपल तो ऐसा भी हो सकता है। तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे, अगर ऐसा कुछ होगा ना, ऐसा कुछ होगा तो वहाँ पे मेंशन कर देगा, वो कुछ ऐसा मेंशन कर देगा जैसे यहाँ पे लिखा है रो सेट, इसका मतलब आपको डुप्लीकेट को सेट के फॉर्म में ट्रीट करना है, इसका मतलब डुप्लीकेट को बार बार ट्रीट नहीं करना है। तो अगर आप डुप्लीकेट भी लोगे ना तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि रो सेट लिखा हुआ है, इसलिए सारी की सारी डिस्टिंक्ट वैल्यू ही आपको देखनी है, ठीक है, नहीं तो फिर वो क्वेरी में डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ करेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आया होगा।